नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। राजीव गांधी की हत्या के आरोपी 30 साल बाद बरी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहाई। भावनगर में जीतू वाघानी ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, चुनाव प्रचार में कॉरपोरेशन की गाड़ियों का किया इस्तेमाल। और वडोदरा में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से परेशानी, नॉइस पॉल्यूशन से निवासी परेशान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आज राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया है। राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषी आज शुक्रवार को रिहा हो गए। इससे पहले सुबह सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत सभी दोषियों की रिहाई का आदेश दिया। कोर्ट का आदेश आने के 1 घंटे बाद ही उम्र कैद की सजा काट रहे सभी दोषियों की रिहाई हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को इसी केस में दोषी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की थी। नलिनी और रविचंद्रन दोनों 30 साल से ज्यादा का वक्त जेल में गुजार चुके हैं। जेल से रिहा होने के बाद हत्या की आरोपी ने कहा, मैं आतंकवादी नहीं हूं। मैं पिछले 32 साल से जेल में बंद थी और ये मेरे लिए संघर्ष वाले समय रहे हैं। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया। विश्वास रखने के लिए मैं तमिलनाडु के लोगों और सभी वकीलों को धन्यवाद देती हूं। गुजरात भाजपा के मंत्री और विधायक जीतू वाघानी भावनगर में अपने चुनाव प्रचार के दौरान सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन करते देखे गए। गुजरात में विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और साथ ही ज्यादातर दलों ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। गुजरात के भावनगर शहर से मंत्री और विधायक रहे जीतू वाघानी को फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। जीतू वाघानी ने टिकट के ऐलान के साथ ही जोरों शोरों से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। भावनगर के देसाई नगर निकट जीतू वाघानी द्वारा चुनाव प्रचार किया गया, लेकिन इस दौरान कॉरपोरेशन की गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भावनगर कॉरपोरेशन की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भावनगर महानगर पालिका की सरकारी कार में बीजेपी के झंडे और रजिस्टर बुक देखने मिली। ऐसे में आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन यहां देखा गया। चुनाव आयोग इस पर कोई कार्यवाही करेगा कि नहीं, उस पर अब विपक्षी दलों की नजर है। वडोदरा के शास्त्री ब्रिज निकट रहने वाले सवगढ़ सोसाइटी के निवासियों को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की वजह से नॉइस पॉल्यूशन की समस्या सता रही है। वडोदरा के शास्त्री ब्रिज निकट सवगढ़ सोसाइटी है। यहाँ के 9 मकानों को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहण किया गया था। सवगढ़ सोसाइटी निकट ही बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कार्यवाही चल रही है, जिससे यहाँ लगातार आवाज होती रहती है। 24 घंटे चलने वाले प्रोजेक्ट की वजह से लोगों को आवाज प्रदूषण की समस्या सता रही है। पिछले 9 महीनों से मामले की शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने से स्थानीय निवासियों द्वारा नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑफिस पहुंचकर मामले का विरोध किया गया। यहां निवासियों और अधिकारियों के बीच घर्षण और हाथापाई तक देखने मिली। हम पंड्या ब्रिज सौगन सोसाइटी में रहते हैं। लास्ट 65 ईयर्स से रह रहे हैं। अभी ये बुलेट ट्रेन में हमारी ज़मीन गई है, पर मेरा क्वेश्चन एक ही है कि हम रेसिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं या इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं। वो रेसिडेंशियल एरिया है तो फिर ये सब प्लांट्स हमारी बगल में ही क्यों गवर्नमेंट ने लगाया है, वो हमारा मेन क्वेश्चन है। ये प्लांट किस प्रकार की परेशानियां हो रही है? अरे बहुत ही नॉइज़ है। रात को ये सब, मैं सब अधिकारियों को ये कहना चाहती हूँ कि आप स्थल पर आए और प्रैक्टिकल जो भी होता है वो प्रैक्टिकल आकर देखो, तब आपको पता चलेगा। हमको ये बोलने से तो इनके कान बहरे हो गए। ये कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। आज आपने देखा होगा कि ये कुछ सुनते नहीं है। बस उसको मैं बोलती हूँ कि प्रैक्टिकल आकर देखो और क्या परेशानी है हमारी वो आप सोचो। अगर हमारी जगह आप लोग रह रहे होते तो आप लोग क्या करते?
यहाँ शास्त्री ब्रिज के पास हमारी सोसाइटी है, सौगण सोसाइटी। हम सब लोग सौगण सोसाइटी के रहवासी है। अभी देश के लिए NHSRCL द्वारा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है और उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में से 9 घर का संपादन हुआ था। अभी संपादन होने के बाद हमारे पूरे एरिया में कोई रेसिडेंशियल एरिया नहीं रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल बुलेट ट्रेन वालों ने हमारी सोसाइटी के घर के बाजू में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट लगाया हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत ही नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है। हमारे बच्चे बूढ़े जो होते हैं उनको बहुत ही हेल्थ इश्यूज़ और सोने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उसकी वजह से हम लोगों ने इनको ऑलरेडी जब प्लांट सेटअप हो रहा था तो उसके पहले हम लोगों ने इन लोगों को एक एप्लीकेशन दी थी कि प्लीज़ आप जो प्लांट सेटअप कर रहे हो सोसाइटी से दूर करो, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब जब प्लांट पूरा सेटअप हो गया है, हम लोग उनको बोल रहे हैं कि भाई आप कुछ ऐसा करो कि जिससे हमें डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन वो लोग हमारे साथ हाथापाई पे आ गए। अभी हम उनका शूट कर रहे थे, उन्होंने हमारे हाथ में से फ़ोन भी ले लिया और हमारे हाथ में चोट भी लगी है। आप उनके CCTV में भी ये चीज़ देख सकते हो। इसके अलावा हमने अभी सर को रजूआत की है, जो आहिरकर सर है, जो यहाँ पे चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर है बुलेट ट्रेन के NHSRCL के, उनको भी हमने बात की है, लेकिन उनका भी रिस्पॉन्स ऐसा है कि हम आएंगे वहाँ पे आके देखेंगे। दूसरा हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी में से जो जगह का संपादन हुआ है, हमारा जो घर है सोसाइटी का, उसको एकदम बगल में से ही वो लोग रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो जो रोड कोई भी जगह पे कोई रोड बनता है तो उसकी बाजू में कम से कम 5 से 7 फुट का मार्जिन एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कोई एरिया छोड़ा नहीं है। तो हम उसकी ये नॉइज़ पॉल्यूशन और रोड की रजूआत करने के लिए आए थे, लेकिन उन लोगों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया और बाहर ही हमको बाहर निकाल दिया और हमारे साथ हाथापाई की है। हम रजूआत करने आए थे कि हमारे लिए बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसके लिए जो प्रॉब्लम हो रहा है, रात को इतना शोर, दिन को शोर होता है कि हम सो नहीं सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी नींद से उठ जाते हैं और आके हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। जो प्रोजेक्ट डाला हुआ है वो हमारी सोसाइटी के बगल में ही है और देखने जैसी बात यह है कि DG सेट लगाया वो सोसाइटी के पीछे ही, कंपाउंड के पीछे ही डाला हुआ है। जो छलिया काट रहा है उसका जो मशीनरी लगा है वो भी नज़दीक में लगा है, जो प्लांट लगा है वो भी नज़दीक में लगा है। हालांकि पंड्या ब्रिज से लेकर बहुत सी सारी जगह पड़ी हुई थी, फिर भी वो जगह पर ये लोग नहीं डाल के हमको जानबूझ के परेशान करना है। ये हमको फलित हो रहा है कि भाई हमको जानबूझ के परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इतनी जगह दूर दूर जगह है फिर भी वो जगह का इस्तेमाल नहीं किया। L&T का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसने वो अथॉरिटी ने कोई इंस्पेक्शन किया है कि कोई एक किया है वो लगता नहीं है। ये सब जो डिसीजन लिया है वो AC कैबिन में बैठ के ही लिया हुआ है। गुजरात के वडोदरा की रावपुरा विधानसभा से इस बार राजेंद्र त्रिवेदी के बजाय बालकृष्ण शुक्ल को भाजपा का टिकट दिया गया है। राजेंद्र त्रिवेदी द्वारा अपने कार्यालय पर बालकृष्ण शुक्ल का स्वागत किया गया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 160 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। वडोदरा की रावपुरा विधानसभा से इस बार राजेंद्र त्रिवेदी की जगह पूर्व सांसद रहे बालकृष्ण शुक्ल को टिकट दिया गया है। बालकृष्ण शुक्ल के पुराने साथी रहे राजेंद्र त्रिवेदी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए अपने कार्यालय पर बालकृष्ण शुक्ल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उन्हें भव्य जीत की शुभकामनाएं दी। आम तो गई कालथी माननीय રાજુભાઈના સાથે સંપર્કમાં હતો, પરંતુ કાલે ગાંધીનગરમાં અત્યંત મહત્ત્વની બેઠક હોવાના કારણે તેઓ મોડી રાત્રે આવ્યા અને ત્યારે જ એમને મને એવું કીધું કે બાળુ આપણે સવારે જ ભેગા થઈએ છીએ અને આજે સવારે આપ જોઈ રહ્યા છો કે તમામ કાર્યકર્તાઓ, પ્રમુખ કાર્યકર્તાઓની સાથે જ રાજુભાઈએ મારું સ્વાગત કર્યું છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે અલગ અલગ જવાબદારી સોંપાતી હોય છે અને જવાબદારીના ભાગરૂપે પાર્ટીએ મને જ્યારે આ એક તક આપી છે, મારા માટે એક સદભાગ્યની વાત છે કે રાજુભાઈનું સફળ માર્ગદર્શન જે આખા ગુજરાતમાં મળતું હતું એ જ માર્ગદર્શન મને મળવાનું છે। વર્ષોથી એટલે સમજ ના થયા ત્યારથી જ જનસંઘ અને ભાજપમાં કામ કરતા આવ્યા છે અને રાજુભાઈ ત્રિવેદી એક એવા સર્વમાન્ય ગણમાન્ય નેતા છે કે જેમનું કાયદાનું જ્ઞાન આખા ગુજરાતમાં કદાચ સૌથી વધારે પહેલાં ટોપ 10માં છે અને સિનિયર કાઉન્સિલ હોવા છતાંય ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ભારતીય જનસંઘમાં સતત કામ કરતા આવ્યા છે। અને જેમ મેં કાલે આપણે બધાને કહ્યું તેમ રાજેન્દ્રસિંહભાઈ એ અમારા ફક્ત રાવપુરા વિધાનસભાના નેતા નથી કે વડોદરા શહેરના નેતા નથી, આખા ગુજરાતના નેતા છે અને વર્ષોથી મારા જેવા તમામ કાર્યકર્તાઓને તેઓ માર્ગદર્શન આપતા રહ્યા છે।
અને આજે પણ આપ જોઈ રહ્યા છો કે જે પ્રકારે તેમણે મને આશીર્વાદ આપેલ છે અને આ આખી વિધાનસભાની જવાબદારી, જેમ તેમને કહ્યું કે ફક્ત વડોદરા શહેર, વડોદરા જિલ્લા કે ગુજરાતનો વિષય નથી. મોટા નેતા હોવાના કારણે મને બધે જ જવાનું થશે, પણ રાવપુરા વિધાનસભાની આખી ચૂંટણી તેઓના માર્ગદર્શન નીચે લડવાની છે અને જેમ તેમને વિશ્વાસ આપ્યો છે. 16 વર્ષની ઉંમરથી જનસંઘના સમયથી માનનીય નલિનભાઈ ભટ્ટ સાહેબ સાથે, ત્યારબાદ આદરણીય અમારા જીતેન્દ્રભાઈ સુખડિયા સાહેબ સાથે, માનનીય મકરંદભાઈ દેસાઈ સાથે એમના આશીર્વાદથી ખૂબ કામ કરતા આવેલા છીએ. ભારતીય જનતા પાર્ટી એક વિશાળ દરિયો છે અને એ દરિયામાં મોજા આવતા રહે છે. એકથી બીજાને તક મળતી હોય છે અને એ જવાબદારી છે, એ તક એ એટલી મોટી જવાબદારી છે કે સ્પીકરની જવાબદારી એ સર્વોચ્ચ જવાબદારી કહેવાય છે, એ પણ નિભાવવાનો પાર્ટીએ મને આદેશ કર્યો અને એ નિભાવી. ત્યાર પછી મંત્રીમંડળમાં પણ 4 મંત્રાલયો આપ્યા. હવે નવા ચૂંટણીની અંદર રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીની જગ્યાએ જાણીતા અને આપણા લાડીલા અને મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ, સંસદ સભ્ય તરીકે તેઓ ચૂંટાયેલા અને સફળ રીતે કામ કરેલું એવા શુક્લ બાળુભાઈ શુક્લના હુલામણા નામથી જાણીતા, જે આપણા પૂર્વ મેયર પણ રહેલા છે, મહામંત્રી પણ રહેલા છે, એમને આ તક મળી છે, આ જવાબદારી મળી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાવપુરા વિધાનસભાના તમામ લગભગ કાઉન્સિલરો અહીં આવેલા છે, તમામ સંગઠનના વ્યક્તિઓ પણ આવેલા છે. અમે વ્યક્તિ નથી જોતા, પાર્ટી જોઈએ છે અને સરળતાથી હસ્તાંતરણ થાય. મારી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ બાળુભાઈ શુક્લને આપું છું. મારી જવાબદારી છે એક મંત્રી તરીકે, એક પાर्टी अदना कार्यकर तरीके. वडोदरा जिले की पादरा विधानसभा में बड़ौदा डेयरी के चेयरमैन दीनू मामा को भाजपा का टिकट नहीं मिलने से वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वडोदरा जिले की पादरा बैठक पर दीनू मामा 2007 में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई थी। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का खेस धारण कर लिया था। भाजपा ने उन्हें 2012 में टिकट दी थी, जिसमें वे विजेता बने थे। 2017 में भी भाजपा द्वारा उन्हें टिकट दी गई थी, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार जसपाल सिंह ठाकुर ने उन्हें हरा दिया था। ऐसे में इस बार दिनेश पटेल की जगह चैतन्य सिंह झाला को पादरा का टिकट दिया गया है, जिस पर नाराजगी जताते हुए दीनू मामा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मैं तो मारो निर्णय कहूँ सतीश भाई, मैंने पूछीने कोई दाड़ कशुं कर्युं नहीं अने मने पूछीने जो करवानो होत तो एवुं कहूं के वरगाड़ो ज ल्या, पण जेने जे वायु छे ए लड़वानुं छे। हवे एमने जे वायु छे ए लड़शे। छेल्ली चूंटणी छे, कांग्रेसना उम्मीदवार केन्डिडेट फाइनल छे अने जे मैं छोड्युं छे आ कांग्रेसे भूल करी थी। 98 में टिकट आपी, 2002 में नहीं आपी। ते दाड़ा 55 फटाकड़ा पण मैं जाते लावतो तो 2002 में आपी तो पण कांग्रेस चलाई। 2007 सुधी चलाई। तालुका पंचायत अमारी होय, नगरपालिका अमारी होय, बजार समिति अमारी होय अने सहकारी क्षेत्र में जे कांग्रेसनो डबडबो हतो तेम छतां 2007 में मोमाने टिकट नहीं ले तो कई जवाना छे। ए भ्रम एमने तोड़ी नाख्यो अने एना कारणे नारायणभाई राठवा लोकसभा में रेलवे मंत्री हता तो हारी गया। वेतन इनामदार 42,000 मते छूटा। तो मित्रों, मारू बेन लक्ष्य के भाजपना कार्यकरोए जेने टिकट नहीं मळता, जेने अन्याय थयो छे एवी बूमो पाडीने मने 18,000 मतथी जे हरायो હતો, चूंटणी लड़्या होत तो हूँ ते दाड़े चूंटायेलो हतो। नहीं लड़्या ने राजीनामું આપીને કોંગ્રેસમાં ગયા। એ આજે ભાજપ માટે જ મારે આ ચૂંટણી લડવાની જરૂર પડી। એક ઉપરવાળા સિવાય મને કંટ્રોલ કરવાવાળા સિવાય મારા તાલુકાના મતદારોને કાર્યકરો છે। ડેરી નડી તમને? ડેરીના આજે ડેરી મને નડી નહીં, ડેરી નડવાની નહીં ને ભવિષ્યમાં પણ ડેરીમાં જે કરવું એ બધાને છૂટ છે। અમે કંઈ ડેરીમાં લૂંટફાટ કરવા નહીં બેઠા। અગાઉના શાસનમાં 2014થી મેં જ્યારે ડેરીમાં પ્રમુખ થયો તો 8 કરોડ રૂપિયાથી વધારે ભાવ ફેર નહોતા હાલતા। 350 રૂપિયા કિલો ફેટનો ભાવ હતો। આજે બરોડા ડેરી 750 રૂપિયા કિલો ફેટનો ભાવ આપે છે। 1 રૂપિયાનું દેવું નહીં કર્યું
અને 250 કરોડ રૂપિયાનું ડેવલપમેન્ટ બરોડા ડેરીએ કર્યું છે. અને તેમ છતાંય દર વર્ષે 70-80 કરોડ રૂપિયા 100 કરોડ રૂપિયા સુધીના ભાવફેરની રકમ દૂધ ઉત્પાદકોને આપી છે. એટલા જ માટે ડેરીમાં ભાજપનો હોય કે કોંગ્રેસનો આજ દિન સુધીના કોઈ બિનહરીફ પ્રમુખ થયા નહીં. હું 5 વખતથી બરોડા ડેરીમાં પ્રમુખ બિનહરીફ થઉં છું અને પહેલી વાર 6 ડિરેક્ટર બિનહરીફ તાલુકામાંથી ચૂંટાઈને આવ્યા છે. એ અમે કરેલા કામ બોલે છે, કરેલા કામ બોલશે. સહકારી ક્ષેત્રમાં કોઈ ભાજપ કોંગ્રેસ જેવું છે નહીં અને રહે નહીં. ભાજપની વિરોધ મેં ક્યારેય હતો નહીં અને ભાજપનો વિરોધ મેં આજે કરતો નહીં. પણ જેને જે વાવ્યું છે એ લણવાનું છે. ભાજપનો ઉમેદવાર તો 2017માં હું પણ હતો. ત્યારે એ ભાઈએ શું કર્યું છે એના ઇતિહાસ પુરાવા તમારો પ્રેસ મીડિયા માધ્યમ બધાની પાસે એના પુરાવા જેટલા જોવે એટલા હશે જ, ને ના હોય તો હું તમને સુપ્રત કરું. આમાં સંગઠન ક્યાંક ને ક્યાંક નડ્યું કે સંગઠનનો કોઈ રોલ ખરો? મને મારું પ્રારબ્ધ નડ્યું છે, મને મારું કિસ્મત નડ્યું છે. મેં આજ દિન સુધીના પાર્ટીના હિતમાં પાર્ટીએ જે કીધું છે એ કર્યું છે. મેં કંઈ માગ્યું નહીં. 2007માં અપક્ષમાંથી મેં ભાજપમાં ચૂંટાયો ત્યારે મને પૂછવામાં આવ્યું મામા અમારે શું બદલે કરવાનું. મેં એક જ કીધું કે મારા તાલુકાના વિકાસના કામો કરવાના અને કદાચ મારી ઈચ્છા થાય તો હું આપણી પાસે ટિકિટ લેવા આવીશ. 2012માં મેં ટિકિટ લેવા નહીં ગયો. 2017માં ટિકિટની માગણી નહીં કરી. આપ બધાએ જોયું છે કે 2017માં પહેલાં સેશનમાં 70 લિસ્ટમાં મારું નામ આવ્યું અને જેવું મારું નામ જાહેર થયું એટલે જુદી જુદી અનેક પ્રકારની વાતો વહેતી કરી. અમને અન્યાય થયો, અમને અન્યાય થયો અને પછી પાર્ટીમાં જેને રાજીનામું આપ્યા અને કે હવે મોમાની સામે આપણે અપક્ષ લડશું તો મોમો જીતી જાય. એટલે આ દિમાગ લડવાવાળાને મેં તો હાર્યો, ચૂંટણી હાર્યો, હિંમત નહીં હાર્યો. હિંમત હારવાવાળો નહીં. અમે મૂળ પાછા અમારા અપક્ષ લાઈન પરથી ચૂંટણી લડવાનો સંકલ્પ કર્યો છે અને હવે મારા મોઢે ભાજપનું નામ નહીં બોલવા માગતો, કોંગ્રેસનું નહીં બોલવા માગતો. હું તો એટલું જ કહેવા માગું છું 2008 સુધીને મારે હવે કોઈ સંબંધ એમની હારે રાખવો નહીં. 2008 પછી જ્યાં બધા કાર્યકરો ભેગા થઈને નક્કી કરશે એ પ્રમાણે ચાલવાનો છું. બહુ જોયું મેં, પણ આ પાદરા તાલુકાના મતદારો ઓળખે છે, સમજે છે અને અત્યાર સુધી જેને જે વાયુ છે એ લણવાનું છે. જે વાયુ છે અમારી ખેડૂત ભાષામાં जो बोया है वो ही पाएगा. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय.
वडोदरा की वाघोड़िया विधानसभा के दबंग विधायक मधु श्रीवास्तव ने भाजपा का टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय दावेदारी का मन बनाया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी द्वारा 160 बैठकों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें वाघोड़िया बैठक भी शामिल है। वडोदरा की वाघोड़िया बैठक पर पिछले 6 टर्म से विधायक मधु श्रीवास्तव जीतते आए थे, लेकिन उनकी टिकट काटकर अश्विन पटेल को टिकट दिया गया है, जिसके बाद मधु श्रीवास्तव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। गुरुवार बीती शाम महादेव तालाब निकट अपने कार्यालय के बाहर उन्होंने अपने समर्थकों को एकत्रित किया और समर्थकों के सहयोग से निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मधु श्रीवास्तव का कहना है कि सालों तक वो भारतीय जनता पार्टी को वफादार रहे, उन्हें सीट जीत कर देते रहे, लेकिन उसके बावजूद उनका टिकट काट दिया गया है। टिकट नहीं देकर मधु श्रीवास्तव के साथ अन्याय हुआ है, ऐसा कहते हुए मधु श्रीवास्तव ने समर्थकों के सहयोग से निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। કાર્યકર્તા જરા નારાજ થયા એના માટે બધા ભેગા થયા છે અને આ કાર્યકર્તા કહે છે કે તમે ચૂંટણી લડો, અપક્ષ તરીકે બી લડો, અમે તન મન ધનથી જીતાડી લઈશું એવું કાર્યકર્તા કહે છે અને કાર્યકર્તા થોડા નારાજ છે તો કાર્યકર્તાને કહેવા પ્રમાણે મારે ચૂંટણી લડવી પડે। કાર્યકર્તાઓનું એવું પણ કેવું છે કે અપક્ષમાંથી ઉમેદવારી નોંધાવશે, મધુભાઈ નોંધાવશે। હા, કાર્યકર્તા કહે છે અપક્ષમાં તો અપક્ષમાં, કાર્યકર્તા કહે છે પાર્ટીમાં તો પાર્ટીમાંથી, જે પાર્ટીમાં કહે છે એ પાર્ટીમાં તૈયાર છું। હું ચૂંટણી લડવાનો, જીતવાનો અને કાર્યકર્તાને માન સન્માન રહે એ પ્રમાણે કરવાનો છું। मधु श्रीवास्तव के समर्थकों ने भी मधु श्रीवास्तव को निर्दलीय चुनाव लड़ने की सलाह दी है। उनका कहना है कि मधु श्रीवास्तव एक मजबूत नेता है और उन्हें टिकट मिलना ही चाहिए। હવે એમાં એવું છે, વાઘોડિયા 136 મત વિસ્તારની અંદર જે મધુભાઈ શ્રીવાસ્તવના કામ બોલે છે, વાઘોડિયા છેવાડાના ગામો સુધી નાનામાં નાનું કોઈ બી નવી નગરી હોયથી લઈને મોટા ગામ હોય, નાના ગામ હોય, કોઈ બી જગ્યાએ જઈને તમે પૂછી શકો છો કે મધુભાઈ શ્રીવાસ્તવ સિવાય વાઘોડિયામાં કોઈ ચાલે નહીં। અત્યારે આ કાર્યકર્તાઓની મિટિંગ બોલાવી, અમે બધા નારાજ છે, મધુભાઈને ટિકિટ નથી મળી, અમે બધા ખૂબ નારાજ છે, કારણ કે આજે 6 ટર્મથી 30 વર્ષથી સતત સુખ દુઃખના ભાગીદાર અને અમારા કોઈ બી કાર્યકર્તા નાનામાં નાનો વ્યક્તિ જાય તો બી એનું તરત જ ફોન લગાવીને તરત એનું કામ થઈ જાય ઝટકા બંધ। એટલે વાઘોડિયાની અંદર ને વાઘોડિયાની ધરતી પર મધુભાઈ શ્રીવાસ્તવ સિવાય કોઈ ચાલે નહીં અને મધુભાઈ જીતવાના અને મધુભાઈ જ લડવાના। એવા ઉપલા લેવલ પર એ લોકોને વિચારવાનું હોય કે આજે આટલા વર્ષથી આટલા લીડથી જીતતા આવ્યા હોય કે ગઈ વખત બી 10-12 હજાર વોટથી જીતેલા હતા અને આજે જો આવી રીતે ટિકિટનું એમને એ કરે તો અત્યારે નવા હવે તો અશ્વિનભાઈ પટેલને ઓળખતા બી નથી અને વાઘોડિયામાં ચહેરો લાવીને મૂકી દીધો છે। મધુભાઈને વાઘોડિયાના દરેક ગામોની અંદર તમે કોઈ બી નાનામાં નાના વ્યક્તિને બી તમે પૂછશો ત્યારે કહેશે કે ના ભાઈ અડધી રાતે 2 વાગે જ્યાં હોય મધુભાઈ અમારા આ કામ છે, આવું છે, આવું છે, તરત ફટાક લઈને ફોન કરશે, અમારી સાથે આવશે। તો કાર્યકર્તાના મનમાં થોડી શંકા હતી અને શંકાનું સ્થાન પૂરું કર્યું ભાજપે। 182 સીટમાંથી ફક્ત 2 સીટ હિન્દી ભાષીની હતી આખા ગુજરાતમાં। 100% વોટ બેંક છે અમારું હિન્દી ભાષીનું। 100% વોટ બેંકમાં આ લોકો 2 સીટ ના આપી શક્યા, રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી અને મધુભાઈ શ્રીવાસ્તવ, જે પોતાના દમ પર લડે છે। પાર્ટી તેમને ટિકિટ આપે છે, સાચી વાત છે, પણ પોતે લડીને જીતીને પછી પાર્ટીમાં આવ્યા હતા, પાર્ટીના લેવલ પર નથી જીત્યા, પોતાની દમદારીથી જીતે છે। અને 2% 2 સીટ પણ ના આપી શકો તમે 16%માં, તો તમે 60 કરોડ જે લોકો હિન્દી ભાષી છે 2024માં મોદીજી બનારસથી કેટલા ટકા ગુજરાતી ત્યાં છે તો વોટ લડી જશે। તે આવતા 24માં પણ તમને ખ્યાલ આવી જશે કે 60 કરોડ લોકો સામે તમે શું વાત કરશો। અહીંયાથી અમે ઊભા થઈને ગુજરાતથી જતા રહીશું, પણ તમે ઉત્તર ભારતમાં કઈ રીતે ઇલેક્શન લડી શકો છો એ બી જોવાનો વિષય છે। અને છે મધુભાઈની વાત તો એ દબંગ માણસ છે, એમના દમ પર લડી શકે છે, આપે તો ઠીક, ના આપે તો ઠીક, અને કાર્યકર્તા હંમેશા એમની સાથે હતા, છે ને રહેવાના છે। હવે તો હિન્દી ભાષી જોડે અન્યાય થયો છે। મોદી સાહેબે પોતે કીધું છે મેરા ગુજરાત હે, મેને બનાયા હે। જે વાત મહારાષ્ટ્રમાં ચાલતી હતી આમચા મરાઠી મારુંસા મહારાષ્ટ્ર, તે જ હવે ગુજરાતમાં થઈ રહ્યું છે। પરપ્રાંતિયો અહીંયાથી પલાયન કરવાની તૈયારી કરી લેવી જોઈએ। 2 સીટ ના આપી શકતા હોય ગુજરાતમાં હિન્દી ભાષીઓને, 100% વોટ બેંક છે, તો પછી હિન્દી ભાષીઓ બી પોતાનું તાકાત દેખાડવા માટે પોતાના પ્રાંતમાં જવું જોઈએ, ત્યાં મજૂરી કરવી જોઈએ અને બનારસથી મોદી સાહેબને ના લડવા દેવા જોઈએ,
કારણ કે એમને 1% લોકો બી ગુજરાતી ત્યાં નથી. વિરોધ કરતા નહીં. અમે મધુભાઈને કહ્યું છે, અમે આ મિટિંગ અમે બોલાવી છે, કાર્યકરે બોલાવી છે, મધુભાઈ નહીં બોલાવી. અમે મધુભાઈને કહ્યું તમે અપક્ષ લડો અને અમે તમે જે પાર્ટીમાંથી લડો પાર્ટીમાંથી લડો, અમે તમે જીતવા માટે અમે તૈયાર છીએ. એટલે કાર્યકરો મિટિંગ બોલાવી છે, મધુભાઈ નહીં બોલાવી. કારણ કે મધુભાઈ ટિકિટ કમ કાપી પાર્ટીવાળા અમને ખબર નહીં પડતી. એમ મધુભાઈ જે કામ કર્યા છે, હું જો બાસી ધારાસભ્ય એમ તો હું નહીં જોતો કે કોઈ ધારાસભ્યએ કામ કર્યું એમ. કમ ટિકિટ અમિત શાહે નરેન્દ્ર મોદી કાપી અમને ખબર नहीं पड़ती. न सिर्फ वाघोड़िया बैठक पर लेकिन पादरा और करजण बैठक पर भी भारतीय जनता पार्टी को नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है. पादरा में पूर्व विधायक रहे दिनेश पटेल की जगह चैतन्य सिंह झाला को टिकट दिया गया है. चैतन्य सिंह झाला के नाम का ऐलान होते ही दीनू मामा ने निर्दलीय दावेदारी का मन बनाया है. 17 नवंबर को सुबह 11 बजे दीनू मामा निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन भरेंगे. वहीं करजण में भी पूर्व विधायक सतीश पटेल ने टिकट मांगा था, लेकिन अक्षय पटेल को भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट मिला है, जिससे नाराज पूर्व विधायक सतीश पटेल भी निर्दलीय दावेदारी कर सकते हैं. नर्मदा का पानी नहीं तो वोट नहीं की धमकी गुजरात के सुरेंद्रनगर के किसानों ने सरकार को दी है. गुजरात के सुरेंद्रनगर के रावलियावदार गांव में किसान विकास हित रक्षक समिति द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें नर्मदा के पानी के अभाव में 15 नवंबर को महापंचायत के आयोजन का निर्णय किया गया है, जिसमें करीबन 2500 किसान उपस्थित रहेंगे. नर्मदा के पानी के अभाव में इन किसानों ने विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ वोटिंग करने का मन बनाया है. आज तारीख 10 रावड़ियावदर गामे અત્યારે અમે તાત્કાલિક મીટિંગ બોલાવી હતી, જેમાં ખેડૂત મોટી સંખ્યામાં આવેલ છે અને સરપંચો અને આગેવાનો પણ આવેલ છે. એની અંદર અમે એવો નિર્ણય લીધો છે કે આગામી દિવસોમાં 5 દિવસની અંદર અમે એક ખેડૂતની મહાસભા બોલાવેલ છે. 15 તારીખને મંગળવાર રતનપર ગામ ધાંગધ્રા તાલુકાનું 3 વાગે મોટી મહાસભા બોલાવી છે. 31 ગામના ખેડૂત બોલાવી અને સરકાર વિરુદ્ધ મતદાન કરશું એવા અમારી માગણી છે. અને બીજી વસ્તુ કે અમને 12 મહિનેથી સતત આ આંદોલનની અંદર લગડાવવામાં આવે છે, લલચાવવામાં આવે છે. માટે હવે આ ખેડૂતનો આક્રોશ અમે રતનપર ગામે દેખાડશું 15 તારીખને મંગળવારે. તો 3 વાગે મોટી સંખ્યામાં 2 થી 3000 ખેડૂત ભેગા થવાના છે અને મહાસંમેલન અમારું બોલાવવાનું છે. અસ્તુ ભારત માતા की जय. અમને નર્મદાનું પાણી નહીં આપે તો અમે 15 તારીખે રતન પર મીટિંગ કરવાના છે જબરજસ્ત, અને પક્ષ વિરોધી મતદાન કરશું. અને જો નર્મદાનું પાણી અમને આપશે તો હજી અમે ખેડૂત એમની વાટ જોઈ છે. 14 તારીખ સુધી 15 તારીખે અમે જાહેરમાં મતદાન વિરોધ મતદાન કરશું અને તમામ ખેડૂતો 2000 માણા ભેગું કરવાના છે રતનપરમાં, અને મહાસભા મહાપંચાયત બોલાવવાના છીએ અમે. આ નર્મદાના પાણી માટે આ સમિતિ ભેગી થઈ છે. આ 10/11/2022 રોજ આ મીટિંગ થઈ છે અને હવે 15 તારીખે રતનપર ગામે મીટિંગ મોટી મહાસભા થવાની છે. તો તેમાં બધા ખેડૂત આવવાના છે અને નર્મદાના પાણી માટે થઈને જ આ મીટિંગ છે. નગર પછી આ બધા ખેડૂતો. सेवा संस्था की स्थापना कर हजारों महिलाओं की जिंदगी को जड़ से बदल देने वाली इला भट्ट का हाल ही में निधन हुआ है. उन्हें श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम वडोदरा में आयोजित किया गया. 7 सितंबर सन 1933 में अहमदाबाद में जन्मी ईला रमेश भट्ट एक भारतीय सहकारी आयोजक, कार्यकर्ता और गांधीवादी थी, जिन्होंने सन 1972 में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की और 1972 से इसके महासचिव के रूप में कार्य किया. वो 7 मार्च 2015 से 19 अक्टूबर 2022 तक गुजरात विद्यापीठ की चांसलर भी रही. प्रशिक्षण से वकील रही ईलाबेन भट्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम, सहकारी, महिला और सूक्ष्म वित्त आंदोलनों का बड़ा हिस्सा रही. उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते, जिनमें हैरमन मैक्सिस अवार्ड, राइट लाइवलीहुड अवार्ड और पद्म भूषण जैसी कई उपलब्धियां शामिल रहीं. महिलाओं के सर्वांगीण उत्थान के लिए सेवा संस्था की स्थापना करने वाली ईलाबेन भट्ट को अंजलि देने का कार्यक्रम वडोदरा के बलवंतराय पारेख सेंटर द्वारा आयोजित किया गया. सेवा संस्था की स्थापक, गुजरात विद्यापीठ के पूर्व डीन, रामोन मैक्सेसे अवार्ड और पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर ईला भट्ट की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में वडोदरा के अग्रणी चिंतक सर्वश्री सीतांशु यशेष चंद्र गुलाम मोहम्मद शेख
शिरीष पंचाल, रजनी दवे, हसीब मेहता समेत के लेखकों और कलाकारों ने इलाबेन भट्ट के साथ बिताए हुए समय को याद किया। इस मौके पर सेवा संस्था से जुड़ी बहनों ने भी अपनी बातों और गीतों की प्रस्तुतियां दी। युवा पीढ़ी के लेखक भी इस कार्यक्रम में जुड़े। इलाबेन के लिखे हुए लेख और कविताओं का भी इस मौके पर पठन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के अध्यक्ष लॉर्ड बीकू पारेख ने कहा कि इलाबेन भट्ट के पास 2 चीजें थी, एक नाम और एक काम। जब नाम बोलता है तभी काम चल रहा होता है। ये एक अद्भुत स्थिति का निर्माण है। इस दृष्टि से अगर मैं इलाबेन भट्ट को देखता हूं तो उनका नाम भी रहे और काम भी अनाथ ना हो, इसके लिए हम योगदान देंगे। हमारे बाबा सूरत में जन गया है, सूरत में उसने साचा सुक्ति है दादा से वकील का तो सुनजन पर मजदूर महाजन संघ અને તેમાંથી જ્યારે સંઘર્ષ થાય છે મજદૂર મહાજન સંઘ સેવા કરે કે આ સંસ્થાનું કોન્સન્ટ્રેશન સારા પ્રભાવ organized labor, unorganized labor. सिवाय तो unorganized labor. आने लेने के मतभेद था, आने लेने जाए, इलाबेन संस्था की थी, यार इन्हें तो दुख करते, चंदा, आखिरी में हिम्मत वाला, इन्हें तो नौ समाज क्यों हो गए, आखिर सिवाय से हत्या ये सिवाय में आप वडोदरा के करेलीबाग में पानी की टंकी निकट लगने वाले शुक्रवारी बाजार से स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वडोदरा के करेलीबाग में पानी की टंकी निकट हर शुक्रवार को बाजार लगता है, जहां आसपास के छोटे मोटे व्यापारी तरह तरह की वस्तुओं के ठेले लगाते हैं। सुबह से करीब दोपहर तक लगने वाली शुक्रवारी बाजार से यहां ट्रैफिक जाम की समस्या पेश आती है। इस मामले की शिकायत बार बार किए जाने के बावजूद शुक्रवारी बाजार पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिस पर स्थानीय निवासियों ने रोष जताया। और ये कॉरपोरेशन को बरसों से हमने और तंत्र को बरसों से हमने बोला हुआ है कि हमारे ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व करो। इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम है इधर पानी का प्रेशर। ये सोसाइटी करीबन 1972 में बनी है और ये जब ही सोसाइटी बनी तभी पानी टांकी से घूम के अमलाबाग होके हस्तिनापुर विक्रमनगर होके हमारी सोसाइटी में इधर पानी आता था। उस टाइम खाली 4 सोसाइटी थी। आज वही पानी की पाइपलाइन वही साइज़ में आज 50 सोसाइटी है, बराबर है। इसके वजह से हमारा प्रेशर नहीं आता। इसकी वजह से 15 साल पहले तंत्र में प्रशांत परमार करके इंचार्ज थे वाटर डिपार्टमेंट के, उनके पास हमारी फाइल पड़ी है और ये पास होके पड़ी है, लेकिन आज की तारीख में तंत्र यही बोलता है हमारे पास पैसा नहीं है, बराबर। तो हम लोग क्या, हम रेगुलर टैक्स भरते, हम जो भी उनके टाइम पीरियड के अंदर टैक्स भरते, तो हमारा क्या गुनाह है। दूसरी बात, इधर जो मच्छर का प्रॉब्लम है, आप शाम को कभी 7 बजे इधर आके हमारे पास 15 मिनट खड़े रहना या किसी नेता को लेके आना और किसी अधिकारी को लेके आना, आप 15 मिनट वो इधर खड़े रह के दिखाना है तो मैं पूरी ज़िंदगी का पाँव धोऊंगा मैं। इतने मच्छर का त्रास है और मच्छर का त्रास का रीज़न एक ही है, आपने इधर सुएज प्लांट बनाया है। तो सुएज प्लांट बनाने का पर्पज़ क्या है कि आप ड्रेनेज का पानी को शुद्ध करके आप विसर्जन में छोड़ेंगे, बराबर। अभी इधर जो शुक्रवारी बाजार जो ये मेरे पास ये है, ये इसका ठहराव है, ठहराव में ये शुक्रवारी बाजार इधर है नहीं, तो भी तंत्र इसके लिए कुछ करने के लिए रेडी नहीं है। इतना हमने 4 दिन पहले भी मीडिया में इतना सारा आ गया, तो भी आज की तारीख में भी एक शुक्रवारी इधर आज है कि आज की तारीख में शुक्रवारी कैसी पोजीशन में इधर है। इसके वजह से हमको ट्रैफिक का इश्यू रहता है, हम लोग को इधर आधा दिन बिगाड़ना पड़ता है हर शुक्रवार को। ट्रैफिक की वजह से हमारी सोसाइटी की गाड़ी भी बाहर नहीं निकल सकती है, ऐसी पोजीशन में है। गुजरात विधानसभा में चुनाव के ऐलान के साथ ही सभी चेक पोस्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को सघन कर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। गुजरात विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों में गुजरात में वोटिंग कराया जाएगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रशासन और पुलिस ने भी कमर कस ली है। बड़ोदरा के गोत्री सेवासी रोड पर सर्वेलेंस टीम और पुलिस द्वारा चेकपोस्ट पर चेकिंग की जा रही है। सेवासी चेकपोस्ट पर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है, जिसमें खासकर पैसों की हेराफेरी, शराब की हेरफेर
और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद है। आज हम 143 अकोटा गोत्री सेवाशिव कैनाल चौकी पे चेकिंग के आदगिरी काम कर रहे हैं और पैसे की हेराफेरी होती है, दारू की हेराफेरी, वो सब चेक कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में कॉरपोरेशन द्वारा सड़कों की मरम्मत के लिए हॉट मिक्स प्लांट का ऐलान किया गया था, जो अभी तक अधर में लटका हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा 5 करोड़ की लागत से हॉट मिक्स प्लांट लगाने की घोषणा बजट में की गई थी, जो सिर्फ रेवड़ी साबित हुई होने के आरोप कॉरपोरेशन के विपक्ष नेता शहजाद खान पठान ने लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 2022-23 के अंदाज पत्र में वादा किया था कि अहमदाबाद शहर के पूर्व विस्तार में हॉट मिक्स प्लांट बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक वो दावा सिर्फ और सिर्फ अंदाज पत्र में ही रह गया, उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वादे करती है, दावे करती है कि 1000 करोड़ रुपए के रोड अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन हर साल 50% से भी कम रकम उसकी यूज़ की जाती है। जो रोड बनाए जाते हैं वो बारिश में धुल जाते हैं। कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टरों को लाभ दिलाने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन खुद का हॉट मिक्स का प्लांट नहीं बना रहा है। यदि प्लांट को बनाया होता तो जो करोड़ों रुपए हम कॉन्ट्रैक्टरों की झोली में दे रहे हैं और जिसमें भ्रष्टाचार होता है, जो एक ही बारिश में रोड धुल जाते हैं, तो वो हॉट मिक्स प्लांट के जरिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन खुद के ही रोड के मटेरियल बनाते और मैं मानता हूँ कि कॉरपोरेशन की तिजोरी को फायदा होता। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कॉन्ट्रैक्टरों के साथ बैठना जानती है, कॉन्ट्रैक्टरों को फायदा देना जानती है। इसलिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का खुद का हॉट मिक्स का प्लांट सिर्फ पेपर पर रहा हुआ है, इसका इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जो अंदाज पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं, वो वादों को इम्प्लीमेंट किया जाए। गुजरात के सिद्धपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी द्वारा बलवंत सिंह राजपूत को प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी का माहौल देखा गया। गुजरात के पाटण की सिद्धपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बलवंत सिंह राजपूत के नाम का ऐलान किया गया है, जिससे समर्थकों में काफी खुशी देखी गई। सिद्धपुर भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने मिला। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बलवंत सिंह राजपूत को अभिनंदन दिए। बलवंत सिंह राजपूत ने इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी का आभार प्रकट किया। पहले तो भारतीय जनता पार्टी नो खूब आभार मानीश। आज गुजरातनी अंदर समग्र जगह જ્યારે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે એમ કીધું છે કે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનો પણ રેકોર્ડ તોડે એવી અદ્ભુત વાતાવરણ છે। આદરણીય અમારા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ અને અમારા પ્રમુખ ગુજરાતના સી.આર. પાટીલ સાહેબ બંનેની જોડીએ અને પાર્ટીના કાર્યકર મિત્રોએ ત્યારે સરસ વાતાવરણ બનાવ્યું છે। 27 વર્ષનો સરસ વિકાસની ગાથા છે, 8 વર્ષ કેન્દ્રની વિકાસની ગાથા છે। તેવા સમયે જ્યારે વાતાવરણમાં મને આપી હોય, ડરતા ઢારમાં આપી હોય, એટલે હું ખૂબ ખૂબ પાર્ટીનો આભાર માનું છું। જે કાર્યકર મિત્રોએ મને જે મદદ કરી છે એમનો પણ દિલથી આભાર માનું છું। આદરણીય નંદાજી બી મારી પાસે ઊભા છે, એમને ટિકિટ માગી હતી, બધા જ જેટલા લોકોએ માગી હતી બધા લોકોએ આગળ રહીને તમે જોયું હશે સમગ્ર લોકો એકત્ર થઈને એકજૂટ થઈને સંપ હોય ત્યાં આગળ જંપ હોય એવી સ્થિતિ જ્યારે પેદા કરી છે, ત્યારે ખૂબ ખૂબ હું ગરગરાથી એમ કહું છું, ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। આજે ભારતીય જનતા પક્ષ દ્વારા સિદ્ધપુર વિધાનસભામાં આદરણીય બળવંતસિંહજી રાજપૂત સાહેબને જ્યારે ભારતીય જનતા પક્ષે ટિકિટ ફાળવી છે અને એમના નામની જાહેરાત કરી છે, ત્યારે હું દિલથી કહી શકું છું કે મિત્રો છેલ્લા 10 વર્ષથી આ વિસ્તારની અંદર જ્યારે કોંગ્રેસનું શાસન હતું ત્યારે આજે લોકો કંટાળી ગયા છે અને આ વિસ્તારની અંદર ડબલ એન્જિનની સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર જ્યારે કામ કરી રહી છે, વિકાસની અંદર ભારતીય જનતા પક્ષની સરકાર બનવાની હોય ત્યારે આ વિસ્તારનું તો કમળ પણ તે ગાંધીનગર જાય એ માટે આ સમગ્ર વિસ્તારની એક તારાવેલી છે। આ લોકો હવે પરિવર્તન કરવા માગે છે વિસ્તારની અંદર અને આજે દિલથી બધા કાર્યકર્તાઓ એક જુસ્સાથી કામ કરવા લાગ્યા છે અને આવનાર સમયની અંદર આ વિધાનસભાની અંદર કમળ 100% ગાંધીનગર જશે, હું દિલથી ખાતરી કહી શકું છું। गुजरात के राजकोट में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार विजय रूपाणी के इनकार करने पर राजकोट पश्चिम की बैठक पर डॉक्टर दर्शिता शाह चुनाव लड़ रही हैं। गुजरात भाजपा द्वारा राजकोट की हाई प्रोफाइल बैठक पर इस बार पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की बजाय डॉक्टर दर्शिता शाह को टिकट दिया गया है। डॉक्टर दर्शिता शाह ने MBBS के बाद पैथोलॉजी में MD किया है और फिलहाल वो न्यूबर्ग सुप्राटेक लेबोरेटरी में सीनियर कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रांत संघ संचालक रहे स्वर्गीय डॉक्टर पीवी दोषी की पोती और डॉक्टर प्रफुल्ल दोषी की बेटी डॉक्टर दर्शिता शाह इस बार भारतीय जनता पार्टी का टिकट पाने में सफल रही है। उन्होंने राजकोट के वार्ड नंबर 2 से लगातार 2 बार नगर सेवक के चुनाव जीतकर सेवाएं दी है। हाल ही में वो राजकोट नगर पालिका में डिप्टी मेयर के रूप में कार्यरत है। प्रभु पार्टी प्रजा અને પરિવાર સર્વેનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। સર્વેને સાદર પ્રણામ કરું છું, સાદર વંદન કરું છું। પાર્ટીના સાથે રહીને પ્રચંડ પુરુષાર્થ અને પ્રમાણિકતા અને પંચનિષ્ઠાને વરીને ભારત માતાને પરમ વૈભવના શિખર ઉપર પહોંચાડવા માટે હું સતત ને સતત પ્રયત્નશીલ રહીશ। આવનારા દિવસોમાં આપ જાણી રહ્યા છો એ રીતે વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને આજ જાહેરાત થઈ છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને આપણા લોકલાડીલા વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જેપી નડ્ડા સાહેબ, આદરણીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ, ગુજરાત રાજ્યના પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી CR પાટીલ સાહેબ, ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબ અને સમગ્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીના સમગ્ર મોવડી મંડળની અપેક્ષા પ્રમાણે ભારતીય જનતા પાર્ટી જંગી બહુમતીથી જીતે અને ખૂબ મોદી સાહેબના જે કામો છે એ ઘર ઘર સુધી લોકો એમને વધાવે અને ખૂબ ભવ્યથી ભવ્ય ભારતીય जनता पार्टीનો વિજય છે એ થાય એ જ અત્યારે મારી અપેક્ષા અને મારું ધ્યેય છે। राजकोट की जेतपुर बैठक से जयेश रादड़िया को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला है, जो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। राजकोट की जेतपुर बैठक पर भारतीय जनता पार्टी ने जयेश रादड़िया को टिकट दिया है। जयेश रादड़िया BE सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं। पढ़ाई के दौरान वो कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। जयेश रादड़िया की पत्नी का नाम मित्तलबेन और उनके 2 बच्चे भी हैं। जेतपुर विधानसभा से आयोजित विधानसभा चुनाव की एफिडेविट में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी 26.34 करोड़ दर्शाई है। राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जयेश रादड़िया ने 2009 से 2012 तक धोराजी के विधायक, राजकोट के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर रहते हुए की और फिलहाल वो चेयरमैन बने हुए हैं। 2013 से जेतपुर के विधायक के रूप में कार्यरत है। साथ ही गुजरात के कैबिनेट मंडल में वो मंत्री भी रहे हैं। મારી પસંદગી કરવામાં આવી છે અને જે રીતે ફરી એક વખત ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મારી પર ભરોસો મૂક્યો છે, હું ભારતીય જનતા પાર્ટીને વિશ્વાસ અપાવું છું કે આ સીટ અમે જંગી લીડ સાથે જીતી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને અમે આપશું એવો આ તકે વિશ્વાસ વ્યક્ત કરું છું। અને સાથે સાથે ફરી એક વખત તમામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો, કાર્યકર્તાઓ, પ્રદેશ નેતૃત્વ અને રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું। જયેશભાઈ, આપનો જે જામકંડોરણાની સભા હતી ત્યારે જ સંકેત હતો અને એ પ્રધાનમંત્રી તમારી એક સભામાં ચાલીને પણ આવેલા હતા અને ખૂબ સારી સભા રહી હતી। શું કે દેશના પ્રધાનમંત્રી અમારા આંગણે પધારતા હોય ત્યારે સ્વાભાવિક અમારા માટે ગૌરવની વાત હોય છે। નરેન્દ્રભાઈ જામકંડોરણા સભા લેવા પધાર્યા, ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આખો આ કાર્યક્રમ હતો અને એ પ્રમાણે પાર્ટીના આગેવાનો, કાર્યકર્તાઓનો પણ આ તકે ફરી આભાર માનું છું કે આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે સૌએ સાથે મળીને પ્રયત્નો કર્યા અને દેશના પ્રધાનમંત્રી આવતા હોય અમારા માટે ગૌરવની વાત હોય। અને જ્યાં ટિકિટની વાત હતી ત્યાં ફરી કહું છું કે વર્ષોથી આ સીટ ઉપર એક જમીન લેવલના કાર્યકર્તા તરીકે કામ કર્યું છે અને ત્યારે પાર્ટી ઉપર પણ અમને ભરોસો હોય છે કે જ્યારે જમીન લેવલ સાથે કામ કર્યું હોય, લોકો સાથે જોડાયેલા હોય ત્યારે પાર્ટી ફરી પાછી તક આપતી હોય છે અને આજે ફરી જેતપુર જામકંડોરણા વિધાનસભા સીટ ઉપર ભારતીય जनता પાર્ટીએ ઉમેદવાર તરીકે પસંદગી સહકારી ક્ષેત્રનો સીધો જ આપને લાભ મળે છે। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर में हर्षद रेबड़िया के इस्तीफे के बाद नए चेहरे के रूप में करशन वडोदरिया पर पार्टी ने विश्वास जताया है। गुजरात विधानसभा 2022 के चुनाव काफी दिलचस्प होते जा रहे हैं। कांग्रेस द्वारा ज्यादातर बैठकों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। विसावदर की विधानसभा बैठक पर कांग्रेस के सिटिंग विधायक हर्षद रेबड़िया ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में यहां से नए चेहरे करशन वडोदरिया को टिकट दिया गया है। इस मौके पर करशन वडोदरिया ने समर्थकों के साथ जंगी बहुमती से चुनाव जीतने का विश्वास व्यक्त किया। સૌપ્રથમ તો
અમારા કોંગ્રેસ પક્ષના શીર્ષસ્થ નેતૃત્વ દ્વારા આ જે જંગ જામ્યો છે 2022નો કે જે સત્ય અને અસત્યની લડાઈ જે થવા જઈ રહી છે, ત્યારે આ જંગની અંદર અમારા શીર્ષસ્થ નેતૃત્વએ મારી ઉપર વિશ્વાસ મૂકી અને મને 87 વિસાવદર વિધાનસભામાં એક આ સરમુખ હથિયારશાહી સરકાર સામે જ્યારે લડવાની તક આપી છે, ત્યારે હું આ પાર્ટીનો અને મારા વિસ્તારના ચારેય તાલુકાના મતદારોનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. તમે કયા મુદ્દા લઈને આ ચૂંટણી લડવા જશો? મુદ્દા તો અનેક છે. આ વિસ્તારની અંદર આ સરકાર દ્વારા બેફામ જે ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે, દરેક જગ્યાએ દરેક લોકોના ખૂબ મોટા ગંભીર પ્રશ્નો છે. પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ વધારો હોય, ગેસનો ભાવ વધારો હોય, મોંઘવારીએ માજા મૂકી છે. કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ કામ લોકોના થતા નથી. માત્ર સરકારી ખર્ચે તાગડ ધીંગા થઈ રહ્યા છે અને 5 રૂપિયાનું કામ હોય તો 5000નો ખર્ચો કરી અને પ્રજાને ગુમરાહ કરે છે. ત્યારે તેમને સામે આ અનેક મુદ્દાઓ લઈ અને હું આ જંગમાં ઉતરવાનો છું. તમને લોકો ઉપર વિશ્વાસ છે? તમે કેટલા મતથી જીતશો? 100% મને આ વિસ્તારના મતદારો પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. હું 95થી રાજનીતિમાં છું. 95માં પણ તાલુકા પંચાયતમાં બિનહરીફ ચૂંટાયેલો હતો. ત્યારબાદ 2 વખત મને જિલ્લા પંચાયતની અંદર પણ આ વિસ્તારના લોકોએ ચૂંટી અને મોકલ્યો છે. આવા ભારતીય જનતા પાર્ટીના વાવાઝોડામાં પણ હું સતત બીજી વખત જિલ્લા પંચાયતની અંદર મારી પત્નીને ચૂંટાવાની તક આ વિસ્તારના લોકોએ આપી છે અને હું ખૂબ સારી રીતે લોકોની સેવા કરું છું, લોકોની વચ્ચે રહું છું અને લોકોના નાનામાં નાના પ્રશ્નોથી હું વાકેફ છું. એટલે મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે હું આ વિસ્તારમાંથી એક ધારાસભાની અંદર પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે આ વિસ્તારની પ્રજા મને મોકલશે. 27 વર્ષથી આ સત્તામાં વાપસી નથી કરી, તો શું આ વખતે કોંગ્રેસની સરકાર બનશે? 100% આ વખતે કોંગ્રેસની જ સરકાર બનવાની છે. गुजरात के राजकोट में कोली समाज के प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलने से कोली समाज दल बदल का मन बना रहा है. गुजरात में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 160 बैठकों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है. नामों के ऐलान के साथ ही कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल देखने मिला. कई बैठकों पर समर्थकों और प्रत्याशियों की नाराजगी भी सामने आई है. गुजरात के चुवाड़िया में कोली समाज के उपाध्यक्ष नटूभाई कुबरिया ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए अन्याय पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि कोली समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है. ऐसे में कोली समाज के लोगों को चुनाव लड़ने के लिए अब दल बदल कर कांग्रेस पार्टी में जाना होगा. આજે જે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે લિસ્ટ જારી કરી છે એમાં ચુવાડિયા કોળીની એક પણ ટિકિટ આપવામાં આવી નથી. અમારે ધાંગધ્રા હળવદના 85,000નું અમારું મતદાન છે. ત્યાં અમારા સિટિંગ મેમ્બર હતા ભારતીય જનતા પાર્ટીના, એને પણ રિપીટ કર્યા નથી. હવે આજે તમે જોવો કે પાટડીથી જોવો, પાટડીમાં અમારું 75,000નું મતદાન, 1 લાખનું મતદાન વિરમગામ. આ હું સુરેન્દ્રનગરની લોકસભાની વાત કરું છું. 40-45,000 લીંબડીમાં, 40-45,000 ચોટીલામાં, ધંધુકામાં 40-45,000, પાટડીમાં 70,000. એક વિધાનસભામાં આટલું અમારું મતદાન છે. ત્યાં નહીં, પણ તમે સાવરકુંડલા જોવો, અહીંયા 50,000નું મતદાન, ધારીમાં જોવો, અહીંયા 50,000નું મતદાન. આવી 10 થી 12 થી 15 સીટ એવી છે કે 50,000 થી 80,000નું અમારું મતદાન છે. બાકીની સીટમાં પણ 20-25,000, 10,000, 15,000 એવું નિર્ણાયક અમારું મતદાન છે. આજે અત્યાર લગીના ઇતિહાસમાં જે સેના બની એ બધી સેના સરકાર વિરુદ્ધ બની હતી અને અમે જે સેના બનાવી એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની પ્રેરિત સેના બની હતી. આજે અમે ભેગા થયા છે. અમારા જે નોખા મંડળ આલે છે ચુવાડિયા કોળીના, જે સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતના ચુવાડિયા કોળી સમાજના ગુજરાતના પ્રમુખ છે માન્ય ધર્મેશભાઈ જંજવાડિયા, એ પણ ઉપસ્થિત છે. ઠાકોર સેનાના પ્રમુખ છે રણછોડભાઈ ઉગરેજા, એ પણ ઉપસ્થિત છે. મારી બાજુમાં બેઠા યુવાન નેતા છે, કોર્પોરેશનના વિરોધ પક્ષના નેતા રહી ચૂક્યા છે, હાલ કોર્પોરેટર છે. એ નોખા જે અમારા સમાજના ખાલી રાજકોટ પૂરતાને જ અમે અટાણે બોલાવ્યા છે. આવનારા દિવસોમાં સૌરાષ્ટ્રભરના આગેવાનો જિલ્લા વાઇઝ મિટિંગો અમને અન્યાય શું કરવાને. આ સમાજ 100% ભારતીય જનતા પાર્ટી
હું સંસદ સભ્ય બન્યો ત્યારે આ સમાજને અમે આખો સમાજને અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ધર્મેશભાઈ હોય કે બાપભાઈ ઉગરેજા હોય અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં લેવા છે. પહેલાં આખો સમાજ અમારો કોંગ્રેસમાં હતો. તો આવનારા દિવસોમાં એક પણ હવે અમારે કોઈ લગ્ન પ્રસંગ હોય, સમૂહ લગ્ન હોય, વિદ્યાર્થીઓના કાંઈ હોય સન્માનના કાર્યક્રમ, તો અમારે બીજા જ્ઞાતિના હવે ધારાસભ્યને બોલાવવા પડશે. કારણ કે અમારા સમાજના તો એક પણ ધારાસભ્યને ટિકિટ આપી નથી. તો હું આવડો મોટો સમાજ, આજે સમાજ અમને પૂછી રહ્યો છે કે દેવજીભાઈ તમે સમાજના નેતા છો, તમે સમાજના આગેવાન છો અને અમે તમારા ભેગા થઈ. હવે સમય આવ્યો છે જે સમાજ નક્કી કરશે એના ભેગા અમારા મંડળો પહેલાં આખા સૌરાષ્ટ્રના ભેગા થઈ છે. જે અમારા અમરેલી જિલ્લો હોય કે જુનાગઢ જિલ્લો હોય કે ભાવનગર જિલ્લો હોય, જે અમારા ચુવાડિયા કોળી સમાજના પ્રમુખ હોય કે વેલનાથ સેનાના પ્રમુખ હોય, મંડળો હોય, વેલનાથ મંડળ હોય, પેલા મંડળોને અને આગેવાનોની મિટિંગ થશે અને પછી જિલ્લા વાઇઝ અને પછી સૌરાષ્ટ્રભરના પણ જે સમાજ નિર્ણય કરશે એ જે સમાજમાં અમે જૈનમાં છે એ સમાજની સાથે અમારે રહેવું જ પડે. અમને ભાજપે અન્યાય કર્યો છે. અમારે હવે કોઈ બીજો રસ્તો જ નથી. કોંગ્રેસમાં જવા સિવાય કોઈ રસ્તો જ નથી. કોંગ્રેસમાં જવું જ છે. હવે અમારી બધી સીટમાં બધીમાં 50,000થી 1 લાખ સુધીની વસ્તી છે. ભાજપે અમારી ઉપર અન્યાય કર્યો છે. હવે અમારે કોઈ ન છૂટકે, જવું નહોતું પણ હવે જવું જ પડશે ફરજિયાત. गुजरात के लखतर विरमगाम हाईवे पर दसाड़ा बैठक से कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे नौशाद सोलंकी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है. गुजरात में विधानसभा चुनाव 2022 का ऐलान हो चुका है, जिसके चलते राजकीय गतिविधियां तेजी पकड़ती जा रही है. लखतर दसाड़ा विधानसभा बैठक पर इस बार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों दलों के प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं. ऐसे में यहां तिकोना जंग देखने मिल रहा है. लखतर दसाड़ा बैठक पर इन दिनों कांग्रेस का शासन है. ऐसे में कांग्रेस इस सीट पर अपना अस्तित्व बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है. इसी क्रम में लखतर पेट्रोलियम निकट कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया गया. विधायक रहे नौशाद सोलंकी के पिता के हाथों यहां कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है. इस मौके पर लखतर दसाड़ा से कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे नौशाद सोलंकी और कांग्रेस के नेताओं की उपस्थिति रही. આજે આ દસાડા વિધાનસભા મત વિસ્તાર, જેમાં દસાડા, પાટડી, લખતર અને લીંબડીનો નળકાંઠાનો સમાવેશ થાય છે, ત્યારે ફરી અમારા પક્ષ દ્વારા, રાષ્ટ્રીય પક્ષ કોંગ્રેસ દ્વારા અમારા આદરણીય અધ્યક્ષા, પૂર્વ અધ્યક્ષા સોનિયાજી, મલ્લિકાર્જુન ખરગેજી, રાહુલજી, અમારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશભાઈ ઠાકોર સાહેબ સહિત બધા જ અમારા પ્રદેશના વરિષ્ઠ આગેવાનો આજે મારી ફરીથી આ દસાડા વિધાનસભા માટે મારી ઉમેદવારી માટે મારી પસંદગી કરી છે. ખાસ કરીને મારા મત વિસ્તારના મતદાતા ભાઈઓ છે જે દસાડા, પાટડી, લખતર અને લીંબડી કઠાના છે, એ 5 વર્ષ સુધી જે મારા મતદાતા ભાઈઓએ મને આદર, સત્કાર, સ્નેહ મને આપ્યો છે અને સતત મારી સાથે મારા સંઘર્ષના સાથીદારો રહ્યા છે. આ વિસ્તારની અંદર અનેક પ્રાણ પ્રશ્નો જે છેલ્લા 20-25 વર્ષથી જે હલ નતા થયા, એવા પ્રાણ પ્રશ્નો મારે હલ કરવાના મારા ભાગમાં આવ્યા હતા. એ મારા મતદાતા ભાઈઓના હું સાથ સહકારથી એ હલ કરી શક્યો છું. ત્યારે મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે મારા મતદાતા ભાઈઓ ઉપર કે જે પ્રકારે 5 વર્ષ મારી સાથે રહ્યા છે એ જ પ્રકારે આગામી સમયની અંદર આ ચૂંટણીની અંદર પણ મને બધાનો પૂર્ણ સાથ અને સહકાર મળશે. એ લોકોનો મને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે અને તમામના મતના દાન થકી હું ફરીથી એમનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો એ લોકો મને મોકો આપશે, એનો મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે. गुजरात के सुरेंद्रनगर की विधानसभा बैठकों पर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों में दिलचस्प मुकाबला देखने मिल रहा है. गुजरात में विधानसभा चुनाव का माहौल गर्माता जा रहा है. ज्यादातर राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है. गुजरात के सुरेंद्रनगर की वढवाण विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिग्ना पंड्या के नाम के ऐलान के साथ ही पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने मिला. सुरेंद्रनगर जिला विधानसभा की 5 बैठकों पर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला हो रहा है. भाजपा द्वारा वढवाण में जिग्ना पंड्या, चोटीला में श्यामजी चौहान, लिमड़ी में किरीट सिंह राणा, पाटड़ी में पीके परमार और धांगध्रा में प्रकाश वरमोरा को प्रत्याशी घोषित किया गया है. जबकि कांग्रेस की ओर से वढवाण बैठक पर मनु पटेल, लिमड़ी बैठक पर कल्पना धोरिया, चोटीला बैठक पर ऋत्विक मकवाणा, पाटड़ी बैठक पर नौशाद सोलंकी चुनाव लड़ रहे हैं. धांगध्रा बैठक पर ठाकोर और कोड़ी उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है.
वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा वढवाण बैठक पर हितेश पटेल, निमड़ी बैठक पर मयूर साकरिया, चोटीला बैठक पर राजू करपड़ा, पाटड़ी बैठक पर अरविंद सोलंकी और धांगध्रा बैठक पर वाघजी पटेल को प्रत्याशी डिक्लेयर किया गया है। હું શીર્ષક પર નેતૃત્વનો આભાર માનીશ કે તેમણે મારામાં વિશ્વાસ મૂક્યો છે। એક નાની કાર્યકર્તા હોવા છતાં પણ મારી ઉપર આટલો વિશ્વાસ મૂક્યો છે ત્યારે હું પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી સાહેબનો, અમિતભાઈનો, અમારા સીએમ ભૂપેન્દ્રભાઈનો, પાટીલ સાહેબનો અને અહીંના અમારા જગદીશભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એ લોકોએ મારા ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો છે। ખાસ કરીને કયા મુદ્દાઓ જે છે જે આ વખતે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહેશે, આપ મત માગવા જશો? હું મહિલા તરીકે બધી જ જગ્યાએ બહેનો માટેના જ મુદ્દા લઈને આગળ જવા માંગુ છું। બધા જ વિકાસ તો અમે કરી રહ્યા જ છીએ અને એ વિકાસની લાઈનને પણ આગળ વધારીશ અને બહેનો માટે હું નાના નાના ગૃહ ઉદ્યોગ થાય અને એમાં ખૂબ બહેનો આગળ આવે। ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્રીય પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ અને પ્રદેશ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડના માધ્યમથી 60 દસાડાના વિધાનસભાના ઉમેદવાર તરીકે મને પાર્ટીએ જાહેર કર્યો છે। એ બદલ પાર્ટીના તમામ આગેવાનોનો હું હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરું છું। વર્ષોથી પાર્ટીનું કામ કરીએ છીએ। 1993થી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સતત અલગ અલગ પદ ઉપર પાર્ટીએ મને જવાબદારી આપી છે। તાલુકા પંચાયતમાં ન્યાય સમિતિના ચેરમેનની વાત હોય, જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય હોય, અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ નિગમમાં ડિરેક્ટરની બાબત હોય, જિલ્લા ભાજપમાં પણ અલગ અલગ હોદ્દાઓમાં અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના પ્રમુખ, જિલ્લા ભાજપના મંત્રી, વિવિધ જવાબદારીઓ પાર્ટીએ મને સોંપેલી છે અને એ સુપેરે મેં નિભાવી છે। આજે 60 દસાડાના ઉમેદવાર તરીકે પાર્ટીએ મને જાહેર કર્યો છે ત્યારે મને 100% 60 દસાડા વિધાનસભાના મતદારો પર ભરોસો છે કે આ સીટ સ્થાનિક ઉમેદવાર તરીકે મને ટિકિટ આપી છે ત્યારે 100% જંગી લીડથી અમે જીતીશું અને પાર્ટીએ મને ટિકિટ આપી એ બદલ પાર્ટીના તમામ આગેવાનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। किसका होगा गुजरात? एक महीने तक इसी बात पर चर्चा होने वाली है वीएनएम टीवी पर, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी जो यहां 27 सालों से शासन कर रही है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी का राज था और अब दिल्ली और पंजाब में एक मैजिक चलाने वाली आम आदमी पार्टी भी ये दावा कर रही है कि गुजरात में इस बार हम कुछ अच्छा करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर कायम रहेगी, कांग्रेस कुछ परिवर्तन लाने में कामयाब रहेगी या आम आदमी पार्टी अपना मैजिक चलाने में सफल रहेगी, ये एक महीने तक हम चर्चा करेंगे। और 8 दिसंबर जब परिणाम आएंगे तब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन तब तक क्योंकि वोट आपको करना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हर पार्टी को बारीकी से परखें, उनकी विचारधारा को जानें, क्या कर सकते हैं 5 साल आपके लिए वो जाने। और इसीलिए किसका होगा गुजरात में अलग अलग लोग रोजाना आपके सामने आ रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा को प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ने वाली है आम आदमी पार्टी की विधायिका, पंजाब के मोगा से जो विधायिका हैं, डॉक्टर अमनदीप कौर अरोरा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। डॉक्टर अमनदीप कौर अरोरा के बारे में मैं आपको बता दूं कि पेशे से चिकित्सक हैं और 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ी और मालविका सूद जो सोनू सूद की बहन है, कोरोना काल में सोनू सूद बॉलीवुड अभिनेता, उनका बहुत नाम चला था, सोशल कॉज बहुत ज़्यादा उन्होंने किए थे और इसी के चलते उनकी बहन को टिकट मिला था और उसके बावजूद अमनदीप कौर, डॉक्टर अमनदीप कौर ने उन्होंने हराया। और पंजाब में क्योंकि कोई सोच भी नहीं रहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन 117 में से 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता बनाने में कामयाब रही और पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। सबसे पहला सवाल मैम आपका यही, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, एक राजनीति में कैसे आना हुआ? पब्लिक सेवा में वैसे ही आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे और क्या आपको ऐसा लगा कि राजनीति में आने के बाद कुछ और, थोड़ा सा ऑफ बिट सवाल ज़रूर है लेकिन मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि एक अच्छा फील्ड आपके पास था और उसके बावजूद आपने राजनीति जैसा क्षेत्र चुना, कुछ खास वजह? बिल्कुल जी, क्योंकि जब हम काम करते डॉक्टर बनने के बाद हॉस्पिटल में मैं हाउस जॉब कर रही थी तो हमारे पंजाब में ड्रग्स का एक मुद्दा बहुत ज़्यादा है
और इतनी हो चुकी है कि छोटे छोटे 10वीं क्लास के जो बच्चे 10th क्लास के स्टूडेंट भी इवन ड्रग्स लेके हमारे पास हॉस्पिटल में आते थे। तब एक चिंता का विषय बन चुकी हैं ड्रग्स हमारे लिए आज भी, जिससे हम लड़ रहे हैं पंजाब में। तो और राजनीति पॉलिटिक्स पंजाब की ऐसे हो गई थी कि सभी लोग समझने लगे थे कि जिसके दादा हैं, फिर उनके फादर, फिर उनके बच्चे, मतलब ये एक खानदानी टाइप चल रहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज एक फैमिली चला रही थी वहाँ पे, एक या दो फैमिलीज, जैसे कांग्रेस की 1-2 फैमिलीज हो गई, वैसे ही अकाली दल की फैमिलीज हो गई। कोई अगर आम लोगों के लिए कोई चेंज नहीं आ रहा था, उनके लिए कोई काम नहीं हो रहा था। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टिकट लड़ूंगी और विधायक बनूंगी। मैंने 2015 में आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर मैंने पार्टी ज्वाइन की थी और बस तब से लगे हुए हैं। दिल्ली के स्कूल्स हमने देखे जाके और दिल्ली के हॉस्पिटल्स हमने देखे और मोहल्ला क्लिनिक्स वहाँ पे देखे, और जो फरिश्ता स्कीम जो दिल्ली में हॉस्पिटल्स में जो चलाई गई तो उसके रिजल्ट देखे, तो तब लगा कि एक पार्टी है जो हमारे देश को जिसकी ज़रूरत है, एक सच्ची ईमानदार पार्टी, और हमारे अरविंद केजरीवाल सर जैसे नेता हमें चाहिए जो एक पढ़े लिखे इंसान हैं और सूझबूझ वाले हैं, समझदार हैं, उनको पता है कि देश को कैसे आगे लेके जाना है। तो इसलिए उनसे प्रभावित होके हमने ये पार्टी ज्वाइन की थी। पंजाब में जब पंजाब विधानसभा के परिणाम आए तो पूरा देश चौंक गया, क्योंकि जिस तरह आम आदमी पार्टी ने वहां दूसरी पार्टियों का सफाया किया था वो अभूतपूर्व था। ऐसा क्या जादू चलाया मैम, क्या मैजिक वहां पर चला कि अचानक कहीं भी नाम नहीं होने के बावजूद आप लोग सत्ता में आ गए? नहीं, ऐसा नहीं था कि कहीं पे नाम नहीं था पार्टी का। दूसरी पार्टियां देखिए, ये पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी सिर्फ 8 सालों में इतनी ग्रो की हो। आज हमारी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है और पंजाब में सरकार है और गुजरात में बनने जा रही है। पहली ये ऐसे कोई हम सोचे कि मैजिक हो गया, ये मैजिक नहीं है। लोग समझदार हो चुके हैं। इतने साल अभी आपने जैसे बोला कि 27 सालों से जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है गुजरात में, तो वैसे ही हमारे 70 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है। मेन सिटीज़ को छोड़ के अगर हम आज भी आपके गुजरात के विलेजेस की बात करें तो सड़कों की इतनी बुरी हालत है। मुझे देखने में, मैं सौराष्ट्र वाली साइड पहले मैं गई थी वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे देखी, वहाँ की सड़कें देखी, वहाँ पे भावनगर गई मैं वहाँ पे, तो आज भी देखने को लगता नहीं है कि ये देश के प्रधानमंत्री का अपनी स्टेट है। तो अगर स्कूल्स की बात की जाए, अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए, अब बाकी छोड़ दो, सिर्फ मैं बात करूँगी स्कूल्स की और हॉस्पिटल्स की, तो स्कूल्स भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे, और हॉस्पिटल्स में भी अभी तक आप मुझे गुजरात के, आप बड़ौदा के हॉस्पिटल के बारे में बता दो कि बड़ौदा के जो सिविल हॉस्पिटल है, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्या वहाँ पे आज सीटी स्कैन, एमआरआई और पेट स्कैन ये सभी टेस्ट वहाँ पे होते हैं? क्या वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट और सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं? क्यों, सवाल मेरा ये है हमारी जितनी भी सरकारें रही हैं कि ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पाया? हमारी सरकार बने को पंजाब में सिर्फ 7 मंथ्स हुए और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विद इन 1 ईयर हम अपना पूरा जो हेल्थ सिस्टम है और हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार लेके आए। लगातार लगे हुए हैं हम, और मेरे हलके में ही मतलब विद इन 1 ईयर जो है स्मार्ट स्कूल बनने जा रहे हैं। वहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उनको वैसे टीचर मिलते हैं, उस टेक्निक से जिस टेक्निक से उनको पढ़ाया जाता है, तो वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा क्या वजह थी उसकी कि ये लोग हमें नहीं दे पाए हमारे बच्चों को? तो हम हर आदमी सुबह से लेके रात तक टैक्स देता है। एक छोटा से छोटा व्यक्ति जो शायद 100 रुपये भी ना कमाता हो दिन में, वो भी टैक्स के रूप में सरकार को पैसे देता है। उसके बदले में सरकार ने काम करने होते हैं लोगों को, उनको अच्छी, उनके बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए, अच्छा उनकी हेल्थ के लिए हमें उनको अच्छा एक हेल्थ सिस्टम देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों से तो पीछे रहे ही हैं ये लोग। लेकिन अगर हम अपनी सड़कें देखें, अपने
और चीजें देखें तो अभी भी हमारा देश वहीं पे अटका हुआ है जहाँ पे 70 साल पहले था। तो चेंज तो चाहिए, सभी को चेंज चाहिए। बहुत टाइम देके देख लिया हमने। अभी हमारा यूथ जो है बहुत समझदार हो चुके हैं, वो इन पार्टियों से निकलना चाहते हैं। अभी देखिए कि पहली बार हुआ है कि गुजरात में भी आपके और हमारे पंजाब में भी एक सिंपल से सिंपल फैमिलीज अभी काफी लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि ये तो सरपंच नहीं बन सकते थे, ये तो एमसी के इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, इनको विधायक बना दिया। तो ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही पॉसिबल है कि आम लोगों को टिकट मिली है, ना कि ये देख के कि ये इतने बड़े घराने को बिलोंग करते हैं, ये उस राजनेता के बेटे हैं, उस नेता की बेटी है, उनकी बहू है। यहाँ पे सिर्फ टैलेंट को देख के और व्यक्ति को खुद देख के टिकट्स दी गई हैं और उन लोगों को विधायक बनाया गया है, लोगों ने चुना है। क्योंकि ये एक या दो व्यक्ति ने नहीं, इतने अगर किसी को 60,000 वोट पड़ी है, किसी को 70,000 पड़ी है, 1 लाख पड़ी है, तो 1 लाख व्यक्ति ने उनको चुन के भेजा है। 60,000 लोगों ने अपना विश्वास जताया उन व्यक्तियों के ऊपर कि ये हमारे लिए अच्छा करेंगे। आम आदमी की पार्टी है, ये कह रही हैं डॉक्टर अमनदीप कौर। और बदलाव की उन्होंने बात की। बदलाव मेरी नजर में एक ये आ रहा है कि आज तक जो चुनाव लड़ते आ रहे हैं वो धर्म के नाम पर हुए हैं, मंदिरों के नाम पर हुए हैं, दंगे होते हैं, लेकिन ये एक पार्टी है जो कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर लड़ना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये होता है कि गुजरात में कभी भी थर्ड फ्रंट को कभी भी एग्जिस्ट होने की जगह नहीं मिली है। मैम, यहाँ पहले बहुत सालों तक कांग्रेस का शासन रहा और पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी है। तीसरा मोर्चा जब भी यहाँ कोशिश की है, सफल नहीं हो पाया है। आपको लगता है जो पंजाब में आप लोग कर पाए वो गुजरात में संभव है? मतलब आप ऐसा सोच कैसे पा रहे हैं? बिल्कुल जी, देखिए पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी थी। 5 साल 6 साल वो उनसे तंग आ जाते थे, फिर बोलते थे नहीं इस बार तो हम कांग्रेस को वोट डालेंगे। 5 साल कांग्रेस कुछ नहीं करती थी, फिर वो बोलते थे कि नहीं इस बार तो हम बीजेपी को चांस देंगे। लेकिन अभी जो हमारा यूथ है वो बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स को भी समझाते हैं। चोन मैनिफेस्टोज आज तक बनाए जाते थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जीतने के बाद वो कहीं ना कहीं एक डस्टबिन में फेंक दिए जाते थे। कोई उनपे किसी ने आज तक पूछा नहीं कि आपने जो जो वादे किए थे आपने पूरे किए कि नहीं किए। सिर्फ पहली बार हुआ है कि दिल्ली में और पंजाब में जो चोन मैनिफेस्टो में हमने वादे किए वो सारे पूरे किए जा रहे हैं और जो रह गए हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। तो यूथ जो हमारे बच्चे हैं, हमारी यंग जनरेशन है, वो चीजें समझती है। और वो जो इन लोगों ने धर्म के नाम पे एक लोगों को उनके माइंड सेट किए हुए थे कि जैसे हमारे पंजाब में अकाली दल पार्टी है, उनके माइंड में ये हमारे बुजुर्गों के भरा हुआ था ये पंथ की पार्टी है, मतलब जो सिख है वो अकाली दल को वोट डाले। तो उनके माइंड सेट ऐसे कर दिए गए थे। लेकिन आजकल बच्चे समझते हैं कि हमारे देश के लिए, हमारी स्टेट के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा। वैसे ही गुजरात के लोगों का रिस्पांस वैसा ही है जैसा इस बार पंजाब के लोगों का था। हर कोई चाहता है कि बदलाव चाहिए, क्योंकि हम उनसे सिर्फ 5 साल मांग रहे हैं। अगर 5 साल में हमारे पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बोला हुआ है सभी अपने एमएलएज को और सभी मंत्रियों को कि अगर 5 साल आप लोग काम करोगे तो वोट मांगने जाओगे, अदरवाइज आप नहीं जाओगे। दिल्ली में रेगुलर तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जो कि आप अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगर उन्होंने काम किया तो ही लोगों ने वोट डाली होगी ना। तो ऐसे ही हमारा यूथ है वो समझ चुके हैं। उनको सभी चाहते हैं कि हम इन राजनीतिक पार्टियों से निकल के एक सच्ची ईमानदार पार्टी को आगे लेके आए और उनके साथ अपने देश को आगे लेके जाएं। देश को आगे ले जाने का वादा कर आम आदमी पार्टी इस बार गुजरात की सियासत में पहली बार विधानसभा लड़ रही है। पिछली बार जब नगर निकाय के चुनाव हुए थे, आम आदमी पार्टी कोशिश की थी आम आदमी पार्टी ने कि संभव तरीके से अपनी जगह बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन इस बार फुल फ्लेज मैदान में उतरी है आम आदमी पार्टी और सभी 182 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का दावा किया जा रहा है। बहुत सारे प्रत्याशियों का ऐलान भी हो गया है। मुझे ऐसा लगता है
या ये सवाल जनता की ओर से भी आ रहा है कि क्या सभी 182 विधानसभा सीटों पर जरूरी था प्रत्याशियों को उतारना, क्योंकि जो प्रत्याशियों का चयन हो रहा है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पीछे ले जाए, क्योंकि आपका संगठन नया नया है, अभी लोग नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में जो लोग मिल रहे हैं उन्हें टिकट दिया जा रहा है, क्या ये पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे पास हमारा संगठन बहुत मजबूत है। इसकी एग्जाम्पल आप लोगों के पास है कि दिल्ली में और पंजाब में जैसे हम लोगों ने काम किया, हमारी पार्टी ने काम किया, वैसे गुजरात में कर रहे हैं। और जो कैंडिडेट्स हैं वो नए जरूर हैं, अनएक्सपीरियंस जरूर हैं, क्योंकि पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी तरह लड़ेंगे और पूरा जो अभी है वो टक्कर दे रहे हैं बीजेपी वालों को और कांग्रेस वालों को। कांग्रेस तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रही, मैंने देखा नहीं है कि गुजरात में उनका कुछ ज्यादा चल रहा है। तो बीजेपी को बहुत पूरी तरह से टक्कर दे रही है हमारी पार्टी। और हमारे कैंडिडेट नए जरूर है, लेकिन उनमें जोश बहुत है और बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। चलिए, प्रत्याशी आप 182 विधानसभा सीट पर उतार भी देते हैं, लेकिन 182 विधानसभा सीट पर संगठन कहां से लाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक माइक्रो प्लानिंग करने वाली टीम है, बूथ लेवल से लेकर एक मतदाता को वोट करने ले जाने तक के पास उनके पास सारी सिस्टम है। आम आदमी पार्टी ने क्या गुजरात में वो सिस्टम डेवलप की है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा संगठन है हमारा यहाँ पे और बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं सभी लोग, जिसका रिजल्ट आपको कुछ दिनों में दिखाई देगा। और अगर बूथ की बात रही तो वो सभी हमारे रेडी हैं। ऑलरेडी हमारी पार्टी में ऐसा होता है कि जो हम काम करने जाते हैं उसकी तैयारी हम पहले करके रख लेते हैं, तो बहुत अच्छी तरह तैयारी की गई है और बहुत अच्छा ही होगा। एक बात ये भी सामने आ रही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से टिकट नहीं मिल रहे हैं वो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। मैम, एक आज का ही उदाहरण दे दूं, खेड़ा के मातर, खेड़ा यहाँ वडोदरा के पास से ही खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां मातर विधानसभा है। वहां के विधायक केसरी सिंह सोलंकी पिछले दिनों पंचमहाल के एक रिसोर्ट में जुआ खेलते हुए पाए गए थे और उन्हें 2 साल की सजा हुई थी और उन्हें जुर्माना भी लगा था। उन्हें क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिला, वो सिटिंग एमएलए थे, उन्हें टिकट नहीं मिला और वो आज आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं गोपाल इटालिया के हाथों। ऐसे लोग आम आदमी पार्टी में अगर भर्ती होंगे तो अरविंद केजरीवाल जी को विचारधारा है जो जिसे उम्दा मानता है देश, क्या उस विचारधारा को आगे ले जा पाएंगे? क्योंकि ये वही लोग हैं जो सत्ता की लालच में आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं कि हमें टिकट मिल जाए, किसी भी तरह से टिकट मिल जाए, क्योंकि उनके पास होल्ड तो है ही उनके एरियाज में। और आम आदमी पार्टी से जीतकर हो सकता है वो फिर बीजेपी के पास चले जाए, क्योंकि बीजेपी के पास पैसा है विधायकों को खरीदने के लिए। नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है कि जो आम आदमी पार्टी के जितने भी हमारे एमएलएज हैं, हमारे पंजाब में भी हुआ था कि अभी रिसेंटली एफआईआर भी हुई कि हमारी एमएलएज को बीजेपी ने कॉल की, उनके किसी आगे बंदे ने कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, आपको इतने पैसे देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के एमएलएज और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं, बड़े सच्चे मन से जुड़े हैं और देश को बदलने के लिए निकले हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, जो बीजेपी से आ रहे हैं, कांग्रेस से आ रहे हैं सिर्फ टिकट लेने के लिए। देखिए, ये हमारी पार्टी में किसी पे गंभीर किसी पे आरोप लगे हों तो उनको टिकट नहीं दी जाती। अगर वो जुआ खेलते पाए भी गए थे तो अगर उनको उनकी सजा मिल चुकी है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत इसमें ऐसी कोई बात करने वाली है। अगर वो पार्टी में आए तो हमारी पार्टी में, देखिए, आपके पास एग्जाम्पल है कि हमारी पार्टी में एमएलए बनने के बाद भी और मंत्री बनने के बाद भी अगर कोई गलती करता है तो उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है और उनको उनके मंत्री पद से, और अगर कोई एमएलए है तो उनको पार्टी से बाहर किया जाता है। तो ये बहुत ही स्पष्ट रूप से जब भी कोई एमएलए की टिकट किसी को मिलती है या फिर हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी को बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बताया जाता है और सभी को समझ है कि पार्टी में एक बार आपने पार्टी ज्वाइन कर ली तो आपको बिल्कुल ही जनता के लिए काम करना पड़ेगा और देश के लिए काम करना पड़ेगा। जी, और केजरीवाल जी एक बहुत उम्दा विचारधारा लेकर चले तो हैं, लेकिन क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस भी है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है केजरीवाल जी अपनी विचारधारा से भटक रहे हैं या फिर दूसरे लोगों की चीजें अपना रहे हैं। जैसे मोदी जी का प्रचार प्रसार की बात हो, उसी रास्ते पर जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर धूम प्रचार हो रहा है, खर्च हो रहा है, जो मुद्दे नहीं उठने चाहिए। अब धर्म के नाम पर हमेशा बीजेपी लड़ती आई है, कांग्रेस लड़ती आई है। इस बार केजरीवाल जी ने भी वो गणेश लक्ष्मी जी वाला कि नोटों पे गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। आपको लगता है कि ओरिजिनलिटी खो रहे हैं अरविंद केजरीवाल? नहीं, ऐसी बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो थे वही आज हैं और वैसे ही रहेंगे।
जो आपने धर्म की बात की, तो हमारी पार्टी मैम ऐसी पार्टी है कि हमारी पार्टी में सभी को इक्वल जगह दी जाती है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों, सभी को मान्यता दी जाती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ। हमारे पंजाब में हमारे एक साथी हैं एमएलए, वो इतना शुक्र करते हैं हमेशा, क्योंकि वो एक ऐसी बिरादरी से आए हैं, यहाँ पे किसी को पूछा तक नहीं जाता था। तो मतलब बंजारा बिरादरी से वो आए हैं, और वो हमेशा विधानसभा में जब भी खड़े होते हैं तो वो वहाँ पे धन्यवाद करते हैं अरविंद केजरीवाल जी का और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत सिंह मान जी का, कि इस पार्टी ने हमें मौका दिया। तो हमारी पार्टी में धर्म की राजनीति ना कभी हुई थी, ना ही होगी। तो और क्या क्वेश्चन था आपका? यही कि ओरिजिनलिटी खो रहे हैं केजरीवाल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो थे वही हैं और वही रहेंगे। हमारी जो मेन हमारे मुद्दे हैं वो हमेशा हमारे एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम और जो गुंडागर्दी को खत्म करने हैं, वही मुद्दे हैं और वही रहेंगे। और हमने देश को आगे लेके जाना है और उसी पे काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। आपने अभी कहा था कि आम आदमी की पार्टी है, यहाँ आम आदमी को टिकट मिलता है, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 50 करोड़ रुपए में राज्यसभा की सीट उन्हें ऑफर की गई। क्या कहेंगे? मैम, आरोप लगाने में तो मैं अभी बोल दूं कि आपने मुझे ऐसे बोला, आपने मुझे मेरी इंटरव्यू ले रहे हो, आपने मैंने आपको 2 करोड़ रुपया दिया था आपने। देखिए, इन लोगों के पास और कोई मुद्दे ही नहीं है, ये बस ऐसे ही इल्जाम लगा रहे हैं पार्टी के ऊपर। अब आप मुझे बताइए कि हमारे कैंडिडेट्स हैं जो इधर से, अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी बड़ौदा सिटी से, तो आप मुझे ये बता दो कि उनमें से कौन सा बंदा है जो करोड़पति है, जो अच्छे से खर्चा कर पा रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इन जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी वाले हैं उनके पास इन इल्जामों से अलावा कोई इल्जाम ही नहीं होता। उसने पैसे किसी को दिए, या उसने मांगे, या उसने लिए, बस यही चीजें हैं इनके पास। या तो प्रूफ करके बताए ना कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ है। तो बात कहने में तो मैं अभी बोल दूंगी कि इन्होंने मुझे ऐसे बोला, आपने मुझे ऐसे बोला, तो ऐसी ये चीजें बेसलेस होती हैं, इनकी कोई वो नहीं होती, वैल्यू नहीं होती। लेकिन लगातार आरोप ये भी लग रहा है कि आप लोग मुफ्त देने की बात करके राज्य का रेवेन्यू खत्म कर रहे हैं। किसी भी राज्य के पास रेवेन्यू होना, पैसे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप चीजों को निःशुल्क देकर रेवेन्यू खत्म कर रहे हैं, ये केजरीवाल जी पर आरोप लग रहे हैं। देखिए, कुछ भी फ्री में नहीं होता। मैं आपको एक फ्री में चिप्स का पैकेट भी नहीं खिला पाऊंगी। वो आप जो देखिए, हम लोग सुबह से लेके शाम तक हम लोग टैक्स देते हैं, चाहे वो हम शैम्पू लेते हैं, चाहे हम शूज़ लेते हैं, चाहे हम कपड़े लेते हैं, तो सभी पे जीएसटी लगा हुआ, सभी पे टैक्स लगा हुआ। हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं डीजल भरवाने के लिए, हम पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हैं, तो आई थिंक 40 to 45% जो उस पे होता है टैक्स होता है उस पे जो हम देते हैं। तो वो टैक्स का पैसा लोगों से कलेक्ट करके जब हमारी सैलरी भी आती है तो उसमें से टैक्स डिडक्ट किया जाता है। और जो लोग बिजनेस करते हैं वो ईयरली या 6 मंथली वो टैक्स पे करते हैं। वो टैक्स क्यों पे करते हैं? क्योंकि वो गवर्नमेंट को देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करते हैं ताकि वो लोगों के लिए सुविधाएं दे। हमारे से जो नीचे वाला वर्ग बैठा है, जो गरीब लोग बैठे हैं, उनके लिए काम करे। अच्छी हमारी सिटी, हमारे शहरों की, हमारे गाँव की, हमारे स्टेट की डेवलपमेंट हो ताकि लोग आगे बढ़े, हमारे यूथ को, हमारी यंग जनरेशन है उनको जॉब्स मिले। तो ये पैसा, इतना पैसा इकट्ठा होता है, जैसे टोल प्लाजा, कितने टोल प्लाजाज लगे हुए हैं, वो इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है, वो पैसा कहाँ जाता है? वो उस पैसे से हमने लोगों को फैसिलिटीज देनी होती हैं। फ्री में कुछ नहीं होता। लोगों का पैसा लोगों को ही वापस दिया जाता है, उसको बोलते हैं कि लोगों को फैसिलिटी दी। तो अगर हम फॉरेन कंट्रीज में देख लें, वहां पे अपने सिटीजन्स को कितनी फैसिलिटीज उन्होंने दी हुई हैं, तो वो क्या फ्री में बांट रहे हैं? वो टैक्स लेते हैं और टैक्स का पैसा लोगों में बांटते हैं। तो ये है, हमारे लोगों को किसी को पता ही नहीं था कि ऐसे हो सकता है। ये चीज कितने की मिलती है? अभी आपके गुजरात में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है वो 9 पॉइंट समथिंग है और हमारे पंजाब में वो 3.5 रुपए है। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इतना फर्क कैसे हो सकता है? देखो, अब गुजरात में भी मैंने जैसे व्यापारियों से बात की तो इतना ज्यादा टैक्स उनसे लिया जाता है, तो वो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? तो वो लोगों में जाना चाहिए ना। लोगों के जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके घरों में, अभी हमारे पंजाब में बिना किसी धर्म को, बिना किसी जात पात के
सभी घरों के लिए 600 जो यूनिट्स हैं वो 2 महीने की बिजली की फ्री की गई हैं। तो 600 यूनिट में वही लोग आएंगे, चाहे वो कोई अमीर है, गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं। जो लोग 600 यूनिट में एक पंखा, कूलर या फिर एक एसी के साथ रहते हैं घर में, तो उनके लिए, सभी के लिए वो फ्री की गई है। और पहली बार हुआ है कि इतना जीएसटी हमने वहां पे जो कलेक्शन हुई है टैक्स की, लोगों का पैसा लोगों में बांटा जा रहा है, ये कह रही हैं पंजाब की विधायिका। एक और गुजरात में लगातार ये आरोप लग रहा है कि फेक सर्वेस कराए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी का हवा बनाया जा रहा है। वैसे गुजरात में आम आदमी पार्टी की लहर तो है, इसका स्वीकार तो सब कर रहे हैं, लेकिन एक हवा बनाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जीत रही है। फेक सर्वेस के आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, फेक सर्वे करवाने की हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। पंजाब में भी जब दिखाया जाता था कि 90 to 95 सीट्स आ रही हैं, तो हमें भी यकीन नहीं होता था कि इतनी सीट्स कैसे आ सकती हैं। हमने भी सोच के रखा था कि शायद 60 to 70 सीट्स तक आएंगी हमारी पार्टी की, लेकिन ये चैनल्स वाले बोल रहे थे कि 90 to 95 ये लेके जा रहे हैं पंजाब में। सर्वे कोई भी ऐसे नहीं होता, भी लोगों के पास जाके एक एक जने से पूछा जाता है कि आप किसको पसंद करते हो, आप कौन सी पार्टी को वोट करने वाले हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग ही आती है। तो इसमें कोई चैनल हमने खुद तो खरीदे नहीं हुए, या फिर हमारे चैनल तो चल नहीं रहे जहां पे हम फेक सर्वे दिखा रहे हो लोगों को। आजकल बहुत सारे संगठन हैं ऐसे जो सर्वेस करते हैं। मैम देखिए, चैनल्स वाले ही हैं, अभी जो न्यूज चैनल्स हैं वही सर्वे दे रहे हैं। तो हमें ईशुदान गढ़वी जी का सर्वे कराया कि 10 लाख लोगों ने ये कहा कि 73% लोगों ने करीबन कहा कि वो सर्वे नहीं करवाया मैम। वो एक हमारी पार्ट पंजाब में भी हमारे ऐसे हुआ था, एक नंबर अलॉट किया जाता है जिसपे जितने भी पार्टी के वॉलंटियर्स होते हैं, पूरी स्टेट के वॉलंटियर्स को बोला जाता है कि आप इस नंबर पे मैसेज करो, SMS करो, या फिर कॉल करो, और आप बताओ कि आप अपना मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हो। तो वो लोगों ने कॉल से, वो प्रॉपर डाटा होता है, वो आप उसका रिकॉर्ड ले सकते हो। वो लोग मैसेज करते हैं कि हमें ये मुख्यमंत्री चाहिए, हम इनको अपना मुख्यमंत्री देखना पसंद करेंगे। सो ये किसी चैनल का सर्वे नहीं था, जहां लोगों का नहीं था, ये लोगों ने मैसेज करके वहां पे अपनी वोट डाली है उनके लिए कि हम अपना आने वाला मुख्यमंत्री इनको देखना चाहते हैं। चलिए, आने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन सी पार्टी से होगा, वो तो 8 दिसंबर को पता चल ही जाएगा। वडोदरा पे मैं जरूर आना चाहूंगी। आप वडोदरा पे आई हैं, प्रचार कर रही हैं पार्टी का, क्या माहौल दिख रहा है वडोदरा में आपको, क्योंकि यहाँ बीजेपी का गढ़ माना जाता है इस सीट को? जी देखिए, पहले तो सभी बीजेपी और कांग्रेस के गढ़ थे सभी जगह पे, ऐसा नहीं है। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोग पंजाब की तरह लोग साइलेंट बैठे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गुंडागर्दी से वो लोग भी डरते हैं, उनको भी धमकियां आती हैं। इवन यहाँ पे सर्किट हाउस में रूम नहीं हम लोगों को मिल रहे, क्योंकि उनको बोला गया है कि पंजाब से कोई भी नेता आएगा तो उनको रूप नहीं देना। तो ऐसे लोगों को डरा के रखा है। लोग साइलेंटली वो बोल रहे हैं कि हम छुटकारा चाहते हैं गुंडागर्दी से। तो सभी डेफिनेटली, गुंडागर्दी की आप बात कर रहे हैं, और वडोदरा में जो टिकट बाकी है शहर जिला में, वहां भी कुछ ऐसे ही लोगों से बातचीत चल रही है या वो जुड़ने की कोशिश में है, जो कहीं ना कहीं उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं माना जाता है। देखिए, पार्टी में अभी आप पार्टी को वोट डालना चाहोगे, जहाँ कोई भी पार्टी को वोट डालना चाहता है तो वो पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। वो तो पार्टी पे डिपेंड करता है कि वो जोड़ेगी कि नहीं जोड़ेगी उनको, ठीक है। सभी लोग जब भी देखते हैं कि किस तरफ पलड़ा भारी होता है तो सभी लोग आते हैं, वो चाहते हैं कि हम इनके साथ जुड़े, लेकिन ये पार्टी तय करेगी कि उनको जोड़ना है कि नहीं जोड़ना। बाकी सभी लोकतंत्र है, कोई किसी को भी वोट कर सकता है, किसी को पसंद होगा तो लोग वोट डालेंगे। वडोदरा में कुछ बड़े नेताओं से बातचीत चल रही है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिल रहा है। देखिए, सभी लोग, हर पार्टी में ऐसे होता है। लोग ही, अभी बीजेपी के लोग ही बोल रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि हम दुखी आ चुके हैं इन लोगों से, इनकी गुंडागर्दी से हम दुखी आ चुके हैं। इनकी अगर कोई एक बार MLA बन गया तो फिर उनकी आगे पुश्ते उनकी MLA बन रही हैं, फिर वो MLA बन रहे हैं। किसी और नॉर्मल इंसान को तो वहां पे मौका ही नहीं दिया जाता। तो उनको घर में जो व्यक्ति रह रहे होते हैं उनको पता होता है कैसा, वो खुद दुखी आ चुके हैं। वो खुद चाहते हैं कि अभी आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में आए, तो एक मतलब आम लोगों की सरकार बने और उनको भी इस गुंडागर्दी से छुटकारा मिले।
बड़ोदरा शहर जिले की 10 में से 8 बैठकों पर भाजपा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है और काफी लोग नाराज हैं और जो लोग नाराज हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ संपर्क में है, ये सूत्रों के आधार पर जानकारी मिल रही है। मैं आखिरी सवाल, क्या बड़े उलटफेर गुजरात में आप आशा रखते हैं? बिल्कुल, देखिए गुजरात के लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है और जरूर जैसे जैसे पार्टीज अभी सभी पार्टीज टिकट्स अनाउंस कर रही हैं तो सभी लोग चाहते हैं अभी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने। हमारे साथ लोग कांटेक्ट में हैं, कांग्रेस के भी जो नेता हैं वो भी कांटेक्ट कर रहे हैं, बीजेपी के भी कर रहे हैं जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिली। तो जो बीजेपी में अभी काम कर रहे हैं वो भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, आम लोगों की सरकार बनने जा रही है। 182 में से कितनी विधानसभा सीटें? देखिए ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन डेफिनेटली आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है गुजरात में। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पिछले दिनों में एक इंटरव्यू देख रही थी अरविंद केजरीवाल का जो अहमदाबाद में हो रहा था और उनसे पूछा गया कि कागज पर लिख कर दीजिए कि कितनी सीटें आप लेकर आए, तो उन्होंने लिखा 5 कांग्रेस को आएगी। उन्होंने ये नहीं बताया बीजेपी को कितनी आएगी या आम आदमी पार्टी को कितनी आएगी। चलिए ये तो वक्त बताएगा आने वाला। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जुड़े रहना है, क्योंकि वोट आखिरकार आपको करना है। यहाँ बैठकर मैं वही सवाल पूछने वाली हूँ जो आपके मन में चल रहे हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वोट आखिरकार आपको करना है। 5 तारीख को हम वडोदरा में वोट डालेंगे और 1 और 5 तारीख को पूरे गुजरात में अलग अलग विधानसभा सीट पर वोट करना है। ऐसे में हर पार्टी के दावे, हर पार्टी के वादे बहुत गौर से सुनने और समझने की जरूरत है। तभी हम एक अच्छा, क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव है, तभी एक अच्छा सुशासन वाला राज्य जिसे हम मान सकते हैं, जिसे दे सकते हैं, जो 5 साल तक हमें सुविधा दे, हम अपने आप के लिए क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं जरूर फॉलो कीजिए। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखते रहना है। 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए अवेलेबल है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।